अध्याय 61 क्रीम पफ जियाओमाई चान एनटीआर दाई मोबाई व्यक्तिगत रूप से। अध्याय 61 क्रीम पफ जियाओमाई चान एनटीआर दाई मोबाई व्यक्तिगत रूप से। कमजोर जियोबू के पास अब अपने छोटे शरीर को संभालने की ताकत नहीं थी, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप को देखते हुए उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। क्रीम पफ, बस इतना ही। ली हाओ ने अपना सिर रगड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलने को तैयार हुआ। जाहिर है उसे जियोबू के साथ कमरे बदलने की जरूरत है। जियोबू स्पष्ट रूप से अपनी वर्तमान स्थिति में उठने में असमर्थ थी। इसका ख्याल आप ही रखना, मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा हूं। अगर वे कल कहेंगे तो कमरा ही बदल देंगे। ली हाओ ये शब्द छोड़कर चले गए। जियोबू ने धीरे से गुनगुनाया और चेहरे पर खुशी के साथ ली हाओ की उत्कृष्ट कृति को देखा। कुछ देर लेटने और आराम करने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। जहां तक चीजों की देखभाल की बात है, वह स्पष्ट रूप से सब कुछ भूल गया। तुम क्या करना चाहते हो? ली हाओ अभी जियोबू के कमरे में पहुंचे थे और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनके फैले हुए हाथ को एक सफेद और पतले हाथ ने रोक लिया। नींद। ली हाओ ने पलट कर देखा कि यह जू झुकिंग था। जियोबू अभी आपके कमरे में क्या करने गया था? जू झुकिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। चांदनी के नीचे उसकी ठंडी सफेद त्वचा इतनी सफेद थी कि उस पर प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था, जिससे थोड़ा सा ठंडा लग रहा था। यह ऐसा था मानो ली हाओ स्पष्ट रूप से नहीं बता सका और उसके द्वारा मारा गया। अंदर आओ और धीरे से बात करो। अंदर जाने से पहले साफ साफ बोलें। जू झुकिंग निश्चित नहीं थे। उसने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ ली हाओ को देखा। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथ पर बल भी लगाया और ली हाओ को पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से ली हाओ ने बेशर्मी से अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और बेशर्मी से उसे छू लिया। ये ठंडा और चिकना लगता है। जब जू झुकिंग ने यह देखा तो वह कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन ली हाओ ने अपना मार्शल स्पिरिट बैकहैंड लॉन्च किया। जू झुकिंग को पूरी तरह से काले रंग ने घेर लिया। वह कुछ भी सुन या देख नहीं सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वह खतरे के सामने भी शांत रही और वापस लड़ना चाहती थी। लेकिन अंधेरे में कहीं से एक मकड़ी प्रकट हो गई, जिससे उसके पैर सहज रूप से कमजोर हो गए। ली हाओ ने टेलीपोर्ट किया और मोहू का आकर्षण बढ़ाया, जिससे वह अस्थायी रूप से अपनी लड़ने की शक्ति खो बैठी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घर में फेंक दिया। भाई ली हाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम जाग रहे हो? दाई मोबाई लगभग दोपहर तक रुकी, फिर ली हाओ का दरवाजा खटखटाया। बात सिर्फ इतनी है कि इस समय अंदर सो रहा व्यक्ति जियोबू है। भाई ली हाओ, दाई मोबाई ने फिर पूछा, लेकिन कमरे में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। दाई मोबाई ने भौहें चढ़ाई। इतना समय हो गया, यह असंभव है कि वह अभी भी नहीं जागा, है ना? क्या कुछ गलत हो सकता है? जब उसने इस बारे में सोचा तो दाई मोबाई को वास्तव में इसमें सेंध लगाने का विचार आया। भाई ली हाओ, क्या आप जागने पर मुझसे कुछ कह सकते हैं? दाई मोबाई ने पहले ही अंदर घुसने का इशारा कर दिया था। जियोबू अंदर तभी जागा जब दाई मोबाई चिल्लाई। जब वह उठा तो उसने पाया कि वह जगह अभी भी गंदगी में थी, इसलिए वह उसे साफ करने के लिए समय निकालने से खुद को नहीं रोक सका। चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। जियोबू शर्मा गया। अगर इसका पता चल जाता तो क्या ऐसा नहीं होता? भाई ली हाओ, मुझे क्षमा करें, मुझे अंदर आकर देखना होगा। दाई मोबाई अंदर घुसने ही वाली थी, लेकिन उसे अपने कंधे पर एक हाथ मिला। दाई मोबाई ने पीछे मुड़कर देखा। जुक्विंग। वह कुछ असमंजस के साथ खुद को नहीं रोक सका और पूछा, क्या तुमने मुझे कल नहीं बताया कि तुम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हो? जू झुकिंग हल्के से मुस्कुराए। अचानक मैं बाहर नहीं जाना चाहता। इसके अलावा ली हाओ कल रात वहीं सोए थे। तो ये जियोबू है। जब दाई मोबाई ने यह सुना तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या हो रहा है? क्या आप सोने के लिए कमरा बदलना चाहते हैं? बॉस दाई, यह मैं हूं। कल वहां कमरे में मकड़ियां थीं और मुझे डर लग रहा है। कमरे से जियोबू की चिंतित आवाज आई। ये सही है। दाई मोबाई ने सिर हिलाया और दूसरे कमरे की ओर देखने लगी। इस समय ली हाओ भी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बॉस दाई, सुप्रभात। जू झुकिंग की आंखें तुरंत मुड़ गईं, लेकिन कोई भावना नहीं थी और वह अभी भी ठंडा था। दाई मोबाई ने भी अपनी पीठ सीधी की और उत्साहित भाव से ली हाओ की ओर बढ़े। भाई ली हाओ, मैंने सुना है कि मेरा सबसे बड़ा भाई भी विदेशी सहायता की तलाश में है। वे स्तर 59 सहायक आत्मा राजा और स्तर 68 सहायक आत्मा सम्राट हैं। हमें एक समाधान पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरे पिता ने आज समय भी तय कर लिया है। हम आधे महीने में महल के द्वार पर एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता करेंगे। सिंहासन के उत्तराधिकार के चुनाव में बड़ा निर्णायक कारक बल का मूल्य है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दाई मोबाई ने ली हाओ के कंधों पर अपना हाथ रखा और बहुत सारी बातें की। उसे अचानक महसूस हुआ कि सिर्फ एक रात के बाद ली हाओ का स्वभाव काफी बदल गया है और वह और अधिक रहस्यमय और विश्वसनीय हो गया है। जब ली हाओ उसकी बात सुन रहे थे तो उनकी निगाहें जू झुकिंग पर टिकी रहीं। जू झुकिंग अभी भी हमेशा की तरह उदासीन आंखों और चेहरे पर थोड़ी अभिव्यक्ति के साथ था। मेरे पिता का कहना है कि जू झुकिंग और मुझे अपने भाई और अन्य लोगों का आमने सामने सामना करना चाहिए और विदेशी सहायता केवल सहायक भूमिका निभा सकती है। लेकिन जियोबू कोई सहायक नहीं है और मैं बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं करता। मैं किसी को ढूंढ नहीं सकता, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सहायक की कमी महसूस हो रही है। दाई मोबाई ने बहुत कुछ कहा और उनके चेहरे पर अब उत्साह नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर एक उदासी झलक रही थी। यदि सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी महत्वपूर्ण है तो अंतिम निर्णय लड़ना है। ये सरल है, इसमें केवल मुझे ही लगता है, ली हाओ ने हल्के से कहा। फिर भी उसकी नजर अभी भी जू झुकिंग पर थी। जू झुकिंग ली हाओ के बाईं ओर खड़ी थी और दाई मोबाई ली हाओ के दाईं ओर खड़ी थी। उन दोनों ने ली हाओ को घेर लिया।
ली हाओ को लगा कि अगर वह जू झूकिंग की पतली कमर पर इस तरह चुटकी काटेगा तो दाई मोबाई को इसका पता नहीं चलेगा। व्यक्तिगत रूप से एनटीआर। ली हाओ को ये काफी दिलचस्प लगा। क्या? ली हाओ का जवाब सुनकर दाई मोबाई हैरान रह गईं। मैं अकेला ही काफी हूँ। ली हाओ ने आगे बढ़कर जू झूकिंग का हाथ पकड़ लिया। ये ठंडे नेफ्राइट की तरह ठंडा, नर्म और चिकना होता है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होती है। जू झूकिंग ने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन कई बार असफल रहे। लेकिन वह फिर भी आगे देखता रहा और ऐसे दिखाता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहां एक स्तर 59 और एक स्तर 68 विपरीत है। दाई मोबाई ने समर्थन को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। 2 महीने पहले ली हाओ केवल 51 के स्तर पर था, है ना? उसकी इतनी बड़ी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा, ये अभी भी 2 हैं। यह एक सहायक है जो निश्चित रूप से रक्षा और आक्रमण आशीर्वाद दोनों को ध्यान में रखता है, और शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को भी बहाल कर सकता है। अन्य अजीब कार्य भी हो सकते हैं, जैसे उड़ना। तो क्या आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? ये सिर्फ इतना है कि मुझे जू झूकिंग के साथ अपने आत्मा कौशल का समन्वय करने की जरूरत है। जब आपके पास समय हो तो आप देख सकते हैं। इससे पहले कि ली हाओ जू झूकिंग के छोटे हाथ को पर्याप्त रूप से दबा सके, वह बिना देखे ही अलग हो गई। हम आज शुरू कर सकते हैं। दाई मोबाई की आंखें दृढ़ थीं। वह देखना चाहता था कि ली हाओ को यह शब्द कहने में कितना आत्मविश्वास था। जब ली हाओ ने यह सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जू झूकिंग की ओर देखा और कहा, मिस जू झूकिंग, समय आने पर कृपया मेरे साथ रहें। जू झूकिंग ने ठंडे चेहरे के साथ थोड़ा सिर हिलाया, दाई मोबाई को नजरअंदाज किया और चला गया। ये वही नहीं है। ली हाओ ने जू झूकिंग की सुंदर पीठ को देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया। जैसे ही जू झूकिंग चला गया, उसकी मुलाकात जियोबू से हुई, जिसने अभी अभी सब कुछ संभाला था और कमरे से बाहर चला गया था। इस समय जियोबू का चेहरा खुशी से भरा था और उसका पूरा शरीर बचपन से परिपक्वता तक पागलपन बढ़ने की आभा से चमक रहा था। कौन जानता है, जू झूकिंग को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 62। जू झूकिंग का प्रेम प्रसंग सफल रहा। उसकी एक आत्मा के साथ विशेष प्रशिक्षण। अध्याय 62। जू झूकिंग का प्रेम प्रसंग सफल रहा। उसकी आत्मा कौशल के साथ एक पर एक विशेष प्रशिक्षण। जब जू झूकिंग ने जियोबू को इस तरह देखा तो उसे किसी कारण से थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जू झूकिंग के लिए उसकी भावनाओं को समझना कठिन था। वह तो बस जल्दी से यहां से निकलना चाहती थी। जियोबू का लापरवाही से अभिवादन करने के बाद वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। जब जियोबू ने ली हाओ को देखा तो उसके मन में पहला विचार था, बहुत सुंदर, रहस्यमय, शांत और ईमानदार। वह उत्साहित था और आदत से मजबूर होकर ली हाओ की बांह को गले लगाते हुए खुशी से दौड़ा। लेकिन दाई मोबाई को देखकर उन्होंने फिर भी कार रोक दी। हाय बॉस दाई, क्या आप भाई ली हाओ के साथ फिर से चर्चा कर रहे हैं? जियोबू ने जू झूकिंग की जगह ली। दाई मोबाई ने सिर हिलाया और ली हाओ के साथ कुछ मामलों की पुष्टि कर रही थी। और इन सब के केंद्र के रूप में ली हाओ। इस समय मैं कल रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसने कल रात अपनी मार्शल सोल का एक और उपयोग देखा। ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक इसकी तुलना सीक्रेट चैम्बर के दुलुओं से की जा सकती है। बस एक छोटी सी गेंद छोड़ें, ये ध्वनि को अलग कर सकती है और अंदर के लोगों से कोई ध्वनि प्रसारित नहीं की जा सकती है। कल रात जू झूकिंग को कमरे में फेंकने के बाद ली हाओ ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। ये सिर्फ इतना है कि ली हाओ ये दिखाने के बाद कि उसके पास उसे तुरंत मारने की शक्ति है, वास्तव में सीक्रेट चैम्बर दुलुओ नहीं बनना चाहता था। जू झूकिंग को बहुत अधिक व्यवस्थित महसूस हुआ। तो ली हाओ ने जू झूकिंग के साथ एक छोटा सा खेल खेला। मेरे बाएं और दाएं हाथों में से केवल एक के पास कैंडी है। यदि आपने इसका सही अनुमान लगाया है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको बताऊंगा कि जियोबू अभी मुझसे किस लिए मिलने आया था और आपको मुट्ठी भर कैंडी से पुरस्कृत करूंगा। यदि आपने गलत अनुमान लगाया या अनुमान नहीं लगाया तो कृपया मुझे गंभीर क्षमायाचना दें, अन्यथा मैं आज ही चला जाऊंगा। आप नहीं चाहते कि दाई मोबाई सिंहासन की प्रतियोगिता में असफल हो जाएं और फिर अपनी खेती से वंचित हो जाएं, है ना? ली हाओ ने अंधेरे में 2 हाथ फैलाए। लव लॉक कैंडी दाहिने हाथ में है, क्योंकि ली हाओ के दोनों हाथों में केवल ये कैंडी है। बायां हाथ। जू झूकिंग ने अपने सामने 2 धुंधले हाथों को देखा और ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हा, आपके सही उत्तर के लिए बधाई। एक छोटी लोमड़ी ली हाओ के हाथ पर चढ़ गई और लव लॉक कैंडी को उसके बाएं हाथ की ओर ले गई। ली हाओ ने अपनी मार्शल भावना एकत्र की और अपने बाएं और दाएं हाथ फैलाए। निश्चित रूप से बाएं हाथ में कैंडी का एक टुकड़ा था। सही उत्तरों के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। ली हाओ ने जू झूकिंग को कैंडी दी। जू झूकिंग ने कैंडी को ठंडेपन से लिया और पूछा, तो जियोबू आपसे किस लिए मिलने आया था? मैं कुछ कैंडी खाने के बाद आपको जवाब दूंगा, ली हाओ ने कहा और खुद भी एक खाया। जू झूकिंग ने अपने चेहरे पर संदेह की दृष्टि से अपने हाथ में कैंडी को देखा और ली हाओ की ओर देखा। खाने का मन नहीं है? अगर नहीं खाना है तो भूल जाओ। ली हाओ इसे हथियाने वाला था, लेकिन जू झूकिंग ने चीनी की परत को 3 बार छीलकर उसके मुंह में डाल दिया। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ? उसका ठंडा सफेद चेहरा ठंड की परत से ढका हुआ लग रहा था और इस अभिव्यक्ति को देखकर ही लोगों को दूर रहना प्रतीत हो रहा था। आधी रात में एक पुरुष और एक महिला अकेले क्या कर सकते हैं? ली हाओ ने हाथ फैलाए और ईमानदारी से कहा। जियोबू उसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जू झूकिंग को जाहिर तौर पर इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके चेहरे के भाव बहुत जटिल हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो भूल जाओ। ली हाओ ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो चले जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ। यह असंभव है जियोबू, बिल्कुल असंभव है। जब जू झूकिंग ने यह कहा तो वह अचानक चौंक गया।
उसने अविश्वास से ली हाओ की ओर देखा और अपने हाथ भींच लिए। उसके शरीर से लाल धागे निकले जिन्हें वह देख नहीं सकी और वे ली हाओ के हाथों में लिप गए। डिंग, झू झुकिंग के साथ प्यार में बंधना सफल रहा। झू झुकिंग की उपस्थिति का 1/4 भाग प्राप्त करें। तुमने मुझे ये चीज क्यों दी? ली हाओ ने अपने बाल खुजाए और अवाक रह गए। हालांकि यह बुरा नहीं है, वास्तव में कुछ प्रतिभा और आत्मिक शक्ति देना अधिक व्यावहारिक है। ली हाओ का स्वभाव अचानक थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन ये जल्दी ही ली हाओ के मूल स्वभाव में विलीन हो गया और अधिक रहस्यमय हो गया। उनका कद अनजाने में ही बढ़ गया। ली हाओ, जो शुरू में बुरी नहीं दिखती थी, अब सुंदर और खूबसूरत शब्द को सहन कर सकती है। उसके शरीर की मांसपेशियों की रेखाएं भी स्पष्ट हो गई हैं। खैर, जब बीबी डोंग इसे देखेगी तो निश्चित रूप से संतुष्टि के साथ सिर हिलाएगी। ये पूरी तरह से बेकार नहीं है। आखिरकार मूल काम में कियान रेनिक्स्यू केवल कुछ ही बार तांग सैन से मिली थी और वह तांग सान के प्रति लालसा करने लगी थी। इस तथ्य के अलावा कि इस दृश्य को लिखने वाला लेखक एक नकारात्मक कारक है, कियान रेनिक्स्यू एक सौंदर्य नियंत्रण भी है। मुझे डर है कि भविष्य में उसके साथ फिर से मिलना आसान होगा। ली हाओ ने अपनी फसल का निपटारा करने के बाद पाया कि झू झुकिंग अभी तक नहीं गया है। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी क्रीम पफ बनना चाहते हो? ली हाओ धीरे धीरे झू झुकिंग के पास गए और एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ ली। झू झुकिंग ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और ली हाओ को घूर कर देखा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत गुस्से वाली थी, बहुत खुश नहीं। और ली हाओ अंततः इस लड़की पर अच्छी नजर डाल सके। उसका चेहरा जैड की तरह सफेद था और उसकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं, जैसे कि वे टिमटिमाते सितारे हों। उसकी नाक का ऊंचा पुल और लाल होंठ उसके आकर्षक चेहरे को रेखांकित करते हैं। ये मुख्य आकर्षण है। वह शाही बहन टाइप की हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हर बार जब वह मुस्कुराती होगी तो कितना अद्भुत दृश्य होगा। इतने नाजुक चेहरे के साथ सुंदरता का 1/4 हिस्सा उसके पास आता है। ली हाओ ने गुनगुनाया और मुस्कुराया, और जब उसने बाद में बीबी डोंग और हु लीना को देखा तो वह निश्चित रूप से उन्हें चौंका देगा। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो बाहर जाओ। ली हाओ ने उसे जाने दिया और बिस्तर की ओर चल दिया। उसने जियोबू के साथ कई राउंड तक लड़ाई की थी और अब वह फंस गया था और उसके पास बिल्ली लड़की से लड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं थी। क्या तुमने सच में जियोबू के साथ उस तरह का काम किया? झू झुकिंग ने शायद ही कभी पूछा हो, लेकिन उसके स्वर में कुछ अजीब था। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो। ली हाओ ने अपना हाथ लहराया। आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप भी आना चाहते हैं? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। झू झुकिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में चला गया। वैसे भी, मैं किसी भी समय आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। ली हाओ पीछे झुक गया और बिस्तर पर गिर गया। याद रखें, दरवाजा बंद कर लें। टकराना। जिस चीज ने ली हाओ को उसके विचारों से बाहर निकाला वह जियोबू के कोमल छोटे हाथ थे। वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी और अभी भी थोड़ी छोटी थी। उसने महसूस किया कि किसी कारण से ली हाओ की गंध बहुत बेहतर थी। जब दाई मोबाइल ध्यान नहीं दे रही थी तो वह चुपचाप ली हाओ का हाथ पकड़ने चला गया। अरे अरे, जब ली हाओ ने उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि वह अभी भी मधुरता से मुस्कुरा रही थी। छोटे बेवकूफ, तुम इतनी अश्लीलता से क्यों मुस्कुरा रहे हो? ली हाओ ने पलटकर पूछा। जियोबू ने तुरंत अपना सिर सिकोड़ लिया। उसे बस यह महसूस हो रहा था कि ली हाओ बहुत अधिक सुंदर हो गया है। लेकिन पहले मुझे लगा कि मैं अपनी पहल पर फिल्टर लागू कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसके सच होने की उम्मीद नहीं थी। मैं फिर से क्रीम पफ में बदलना चाहता हूं। उद्धरण। जब जियोबू ने उस दृश्य के बारे में सोचा तो वह इतनी उत्साहित थी कि वह तुरंत ली हाओ को गले लगाना चाहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि दाई मोबाइल अभी भी उसके पास थी तो उसने तुरंत अपना हाथ नीचे रख दिया जो उसने अभी ऊपर खींचा था। भाई ली हाओ, ऐसा लगता है कि दाई मोबाइल ने सुन लिया है कि ली हाओ ने छोटे बेवकूफ के बारे में क्या कहा था। क्या आप जियोबू के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप झू झुकिंग के साथ निजी प्रशिक्षण के लिए समय की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं तब कमरे में उसका इंतजार करूंगा। ली हाओ ने दाई मोबाइल को उत्तर दिया। मैं आज काफी देर से उनकी बातें सुन रहा हूँ, ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा के बारे में शिकायत कर रहा हूँ। पति का कर्ज उसकी पत्नी को ही चुकाना होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, धन्यवाद भाई ली हाओ। नहीं धन्यवाद, ऐसा होना चाहिए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 63 पहली बार। अध्याय 63 पहली बार। एक छोटी सी घाटी में। पिताजी, मैं सफल हुआ। 81 हैमर। तांग सान ने कुछ गर्व के साथ तांग हाओ से कहा। 81 हथौड़े, हार्दिक 81 हथौड़े। उस तरह की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उत्कृष्टता ने उसे उत्साह से भर दिया। ली हाओ, अगर मैं अब तुमसे मिलूं तो मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने जो कुछ भी खोया है वह सब वापस पा लूंगा। उद्धरण। तांग हाओ के प्रोत्साहन के तहत तांग सैन को आखिरकार समझ में आ गया कि पिछली प्रतियोगिता के दौरान ली हाओ की आत्मा कौशल ने उसे उड़ा दिया था। इससे उन्हें अपने साथियों के सामने हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी जियोबू अब उससे बात नहीं करना चाहता था। यह अच्छा नहीं है। टैंग सैन अब वास्तव में अपने साथियों के सामने खड़ा होना चाहता है और उन्हें देखना चाहता है कि वह अब कैसा दिखता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद वह बिल्कुल अलग है। तांग हाओ ने उसकी ओर सिर हिलाया और 2 शब्द बोले, बहुत अच्छा। हालांकि आपको अभी भी बेहतर करने की जरूरत है। क्या ये बेहतर हो सकता है? टैंग सैन की आंखें चमक उठीं। जब तक वह खुद को सुधार सकता है तब तक थोड़ा और कष्ट सहने का क्या मतलब है? तांग हाओ ने उस पर लकड़ी का हथौड़ा फेंका। इस दिन से टैंग सैन ने प्रशिक्षण के दूसरे चरण में प्रवेश किया। और साथ ही दूसरी तरफ भी। बुरा, भाई ली हाओ बुरा है। ये केवल 80 वार हैं, वादा किया गया 81 वार।
जियोबू शर्मा गया। उसने ली हाओ की ओर देखा और गुस्से से कहा, कृपया। ली हाओ ने गुनगुनाया और मुस्कुराया। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने जियोबू के 2 खरगोश के कान अपने हाथों में पकड़ रखे थे। वास्तव में, बन्नी कान जुड़वां पोनीटेल के बिना भी उतना ही अच्छा काम करते हैं। कृपया, जियोबू, कृपया। जियोबू ने विनती की। ये पर्याप्त नहीं है, मैंने पर्याप्त नहीं सुना है। कृपया, वो। जियोबू लगभग रो पड़ा। भूल जाओ, आज मैंने तुम्हें फायदा दिया है। अगर और कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हें रुलाता और मिन्नतें करता। ली हाओ ने लगातार 81 बार का आखिरी झटका मारा। उसने जियोबू को तब तक पीटा जब तक उसने अपना कवच नहीं गिरा दिया और घुटनों के बल नहीं झुक गया। तैयार हो जाओ और जल्दी से बाहर जाओ। जू झुकुंग बाद में यहाँ आएंगे। ली हाओ ने उसे याद दिलाया जब वह कुर्सी पर बैठा और जमीन पर जियोबू को देखा। जियोबू अब एक फूहड़ की तरह दिखने लगी है। उसने अभी अभी खाना खाया था और वह तेजी से ली हाओ के कमरे में गई और कहा कि वह क्रीम पफ बनना चाहती है। ली हाओ ने खुद भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने सारी तैयारी की। मुझे थोड़ा धीमा करने दो। जियोबू धीरे धीरे उठी और अपने पूरे शरीर की अधिक कुशलता से देखभाल की। मैंने इसे फिर से पानी में डुबोया, अपने लाल चेहरे को ठंडा किया और अपने धूल भरे घुटनों को साफ किया। ऐसा करने के बाद वह लड़खड़ाती हुई चली गई। ली हाओ दरवाजे पर पहरा दे रहा है और किसी अन्य व्यक्ति के अंदर आने का इंतजार कर रहा है। करीब 2.25 घंटे, शैतानी छवि वाली महिला वहां आई। अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ उसने दरवाजे को धक्का दिया और गुस्से में ली हाओ के सामने खड़ी हो गई। मुझे बताओ, तुम्हें किस प्रकार की प्रशिक्षण पद्धति चाहिए? जू झुकिंग ने अपने हाथ मोड़े और ली हाओ की ओर निर्दयी दृष्टि से देखा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? पहले बैठो। ली हाओ ने अपनी बाईं ओर कुर्सी की ओर इशारा किया। क्यों बैठो? यदि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो जल्दी से शुरू करें। जू झुकिंग ने डांटा। उसका गोरा छोटा चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं, मानो वह ली हाओ को 2 बार मुक्का मारने वाला हो। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं बहुत चिंतित हूं और एक साथ अकेले रहना कठिन है। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते? ली हाओ धीरे से उठे और निर्दयी जू झुकिंग की ओर देखा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यह आदमी इतना गुस्से में क्यों है। क्या ऐसा अभी हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, आपने कल रात मेरी मार्शल स्पिरिट देखी। जब समय आएगा, मैं अपनी मार्शल स्पिरिट खोलूंगा और आप सभी को विपरीत दिशा से कवर करूंगा। ली हाओ जू झुकिंग के सामने खड़ा हो गया और बात करने लगा। जू झुकिंग ने तुरंत ली हाओ को काटने के लिए उत्सुक होकर अपने चांदी के दांत पीस लिए। तब क्या? उसने ठंडे स्वर में पूछा। फिर, आप सभी देखने या सुनने में असमर्थ होंगे। मेरे लिए अकेले हमला शुरू करना निश्चित रूप से संभव नहीं होगा। भले ही मैं उन्हें अकेले हरा सकता हूं, सम्राट जिंगलुओ तब तक इसे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आप इसमें पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं। उच्च। जब ली हाओ ने यह कहा तो उसने जू झुकिंग की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ अन्य भाव देखने की कोशिश की। लेकिन वह अभी भी ऐसी लग रही थी जैसे वह कार्रवाई करना चाहती हो। तो आप क्या करना चाहते हो? जू झुकिंग ने ली हाओ के शब्दों का पालन किया और महसूस किया कि ली हाओ ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये देखो, ली हाओ ने अपनी छोटी लोमड़ी को बुलाया। अब, जब तक ये गहरे रेशम के धागे से जुड़ा हुआ है, ये ली हाओ की मार्शल भावना की अधिकतम सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से चल सकता है। तब तक आप सभी अंधे हो जाएंगे और मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस छोटी लोमड़ी का उपयोग कर सकता हूँ। ली हाओ ने छोटी लोमड़ी के सिर को अपने हाथ में रगड़ते हुए कहा। हमें इसमें सहयोग करने की जरूरत है कि छोटी लोमड़ी आपको कैसे बताए कि कहाँ जाना है और कहाँ लड़ना है। क्या आप समझते हैं? ली हाओ ने कहा। परेशान क्यों होना? एक स्तर 59 और एक स्तर 68 विपरीत है। हम इसे इतनी गंभीरता से कैसे नहीं ले सकते? ली हाओ गंभीर दिखे। जू झुकिंग ने संक्षेप में सोचने के बाद सिर हिलाया। तो पर आजा। ली हाओ ने तुरंत अपनी मार्शल भावना जारी कर दी। एक छोटी लोमड़ी ने जू झुकिंग के शरीर को छुआ। वह जू झुकिंग के कपड़ों की स्कर्ट के साथ अंदर घुस गया। ऐसी जगह ढूंढें जहां पनीर को 2 बंस के बीच सैंडविच किया जा सके। अरे अरे, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि छोटे जानवरों को जोड़ने का ऐसा कोई तरीका होता है? उद्धरण। ली हाओ हंसे। अरे नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जू झुकिंग के बारे में कहा जाता है कि उसका फिग अच्छा है, ये वास्तव में अच्छा है। उद्धरण। आगे बढ़ें। छोटी लोमड़ी प्यारी आवाज में चिल्लाई। जू झुकिंग के सामने अंधेरा था। उसने महसूस किया कि छोटी लोमड़ी उसके कपड़ों में घुसने के बाद उसकी छाती में सिमट गई है और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। और भले ही वह कुछ भी नहीं सुन सका, छोटी लोमड़ी वास्तव में बोली। इससे वह भी उछल पड़ी। आप क्या कर रहे हो? जू झुकिंग छोटी लोमड़ी को बाहर खींचने ही वाला था। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ हूँ। छोटी लोमड़ी बस मेरी आवाज बताने में मेरी मदद कर रही है। ली हाओ तुरंत एक मानवीय रूप में परिवर्तित हो गया और जू झुकिंग को कंधे पर थप्पड़ मारा। क्या छोटी लोमड़ी प्यारी नहीं है? क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? ली हाओ ने धीरे से शिकायत की। जू झुकिंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जारी रखें। जब मैं कहता हूं आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ते हो। जब मैं कहता हूं रुको, तुम रुकते हो। ली हाओ ने मामले को समझाया। फिर, आगे बढ़ते रहो। वह फिर से छोटी लोमड़ी में विलीन हो गया। रुकना। छोटी लोमड़ी ने अपने पंजे दोनों तरफ फैलाकर प्यारे से चिल्लाया। छोटी लोमड़ी, ली हाओ बहुत उत्साहित थी। तुम फिर क्या कर रहे हो? जू झुकिंग तुरंत रुका और गुस्से से चिल्लाया। छोटी लोमड़ी का अपना स्वभाव होता है, कृपया इसके साथ धैर्य रखें। ली हाओ ने लापरवाही से समझाया। क्या आप इसे मेरे सिर के ऊपर तक नहीं जाने दे सकते? नहीं, गिरना आसान है। ये स्थान उत्कृष्ट है। इसमें देखने का क्षेत्र काफी विस्तृत है और गिरना आसान नहीं है। यदि आपको पासवर्ड स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देता है तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है।
ये काफी है, जारी रखें। जू झूकिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और इस प्रशिक्षण के बाद ली हाओ को अच्छा दिखने की कसम खाई। फिर आगे बढ़ते रहो। छोटी लोमड़ी हंसी, उसकी प्यारी आवाज में अश्लीलता का पुट था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 64, एक गंदी और बेशर्म छोटी लोमड़ी जू झूकिंग की तरह होना बहुत शर्मनाक है। अध्याय 64, एक गंदी और बेशर्म छोटी लोमड़ी जू झूकिंग की तरह होना बहुत शर्मनाक है। जू झूकिंग, ऐसे मत बनो। शांत हो जाओ, मैंने जो कहा वह सच है। ली हाओ ने जू झूकिंग की ओर देखते ही निगल लिया, जिसका चेहरा ठंडा था और उसके हाथ में चाकू था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मारना चाहता था। कहा, आपने कहा था कि टूटी हुई लोमड़ी वहां रहकर बफर को कम कर सकती है। ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यह अभी भी खरोंच क्यों कर रहा है? जू झूकिंग ने स्पष्ट रूप से चमकदार चाकू से ली हाओ को मेज पर दबाया। नहीं, ये कौन है? गाड़ी के मोड़ की तरह आप हमेशा समकोण पर नहीं मुड़ सकते, ठीक है? कभी कभी आपको न्यून और अधिक कोण पर भी मुड़ना पड़ता है। ली हाओ ने समझाया। मैंने अभी आपको समझाया कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण क्या होते हैं, ठीक है? आप बहुत चतुर हैं, आपको समझने में सक्षम होना चाहिए। मैंने कहा, बस इसे मेरे बाल खरोंचने दो। तुमने इसे मेरे बाल क्यों खरोंचने दिए? इस समय जू झूकिंग शर्म और गुस्से से भर गया था। वह छोटी लोमड़ी वास्तव में, आह! जू झूकिंग लगभग ढह गई। बाईं ओर को दबाकर रखें और दाईं ओर को उठाएं, जिससे आप दाईं ओर मुड़ जाएंगे। इसके विपरीत, दाईं ओर को पकड़ें और बाईं ओर को उठाएं, और यह बाईं ओर मुड़ जाएगा। दोनों तरफ लगाए गए बल के अनुसार मोड़ की दिशा का कोण चुनना मुश्किल नहीं है। यह मुश्किल नहीं है, यह उचित है। ली हाओ ने जल्दी से समझाया। ली हाओ, ली हाओ, ली हाओ, तुम्हें आज अपनी लोमड़ी का कर्ज चुकाना होगा। जू झूकिंग ने चाकू पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह ली हाओ को मारने जा रहा हो, लेकिन वह फिर भी आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी ओर, ली हाओ को उसके द्वारा मेज पर दबाया गया था, चिल्लाते हुए, हंसते हुए, ओह हो, ये बहुत नर्म और फिसलन वाली गंध है। ये किसी और चीज के बारे में नहीं, बल्कि बुचांग चावल के बारे में है। इस समय उसका शरीर पूरी तरह से ली हाओ के शरीर से चिपका हुआ था, लेकिन उसे ली हाओ के चेहरे पर बिल्कुल भी नाराजगी नहीं दिखी। जुक्विंग, तुम क्या कर रहे हो? एक आवाज ने जू झूकिंग को तुरंत बाधित कर दिया। उसने मुड़कर देखा कि दाई मोबाई आ रही थी। वह मूल रूप से ये देखना चाहता था कि यह किस प्रकार का प्रशिक्षण है, लेकिन वह अपने सामने का दृश्य नहीं देखना चाहता था। यदि आपको भाई ली हाओ के प्रशिक्षण पर कोई आपत्ति है, तो आप इसे उठा सकते हैं, दाई मोबाई ने कहा। जब उसने ली हाओ को देखा, जो मेज पर दबा हुआ था और उसमें बिल्कुल भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने चुपचाप आह भरी। आप वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी पीछे ना हटें। हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण। तभी जू झूकिंग ने ली हाओ को जाने दिया और उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा तुरंत उसके ठंडे स्वभाव से ढक गया। आप ठीक समय पर आए। आप और वह इस सहयोग का प्रयास कर सकते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, जू झूकिंग ने दाई मोबाई से ठंडे स्वर में कहा। दाई मोबाई स्तब्ध रह गई। ली हाओ भी मासूम लग रहे थे। बॉस दाई, आइए कोशिश करें। ऐसा कहने के साथ, ली हाओ ने अपनी मार्शल भावना जारी की और दाई मोबाई को घेर लिया। इस बार ली हाओ ने एक छोटी सी मकड़ी का इस्तेमाल किया, उसे दाई मोबाई के बालों पर रखा और बालों को खींचकर कोन को नियंत्रित किया। आधे घंटे बाद, भाई ली हाओ, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इस तरह आपको अंधेरे में पूर्ण लाभ मिलेगा, दाई मोबाई उत्साह से चिल्लाई। वह व्यक्तिगत अनुभव से आया है और यह वास्तव में काम करता है। जू झूकिंग, आपको वास्तव में भाई ली हाओ के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। भाई ली हाओ की विधि वास्तव में काम करती है। हमारे पास अभी भी समय है। अगर हम एक साथ काम करते हैं, तो हम निश्चित रूप से दूसरी तरफ के 4 लोगों को हरा देंगे। दाई मोबाई ने जू झूकिंग के कंधों पर अपना हाथ रखा और गंभीरता से कहा। दूसरी ओर, ली हाओ एक तरफ खड़े होकर इस दृश्य को खुशी से देखते रहे। ठीक है, जू झूकिंग ने बेबसी से दाई मोबाई की ओर देखा, फिर जानलेवा इरादे से भरे हुए ली हाओ की ओर घूरने लगा। अरे, जू झूकिंग, चलो जारी रखें, ली हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। दाई मोबाई को ऐसा लग रहा था जैसे वह किनारे से लड़ाई देखना चाहता हो। ऐसा लगता है कि वे ली हाओ की निगरानी करना चाहते हैं। लेकिन इससे ली हाओ का उत्साह और बढ़ गया। एनटीआर व्यक्तिगत रूप से, हे, ये बहुत अच्छा है। उद्धरण। छोटी लोमड़ी इस बार फिर उसी स्थिति में आ गई। आगे बढ़ो, दाएं मुड़ो। छोटी लोमड़ी ने बाईं ओर से दबाव डाला। जू झूकिंग ने अनजाने में खर्राटे लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बाएं मुड़ें। तीसरा आत्मा कौशल, नेदरवर्ल्ड स्लैश। छोटी लोमड़ी ने आदेश दिया। मानो अपना गुस्सा निकालने के लिए, जू झूकिंग ने उस दिशा में अपने तीसरे आत्मा कौशल का उपयोग किया। मेजें, कुर्सियां और बेंचें कबाड़ के ढेर में काट दी गईं। ली हाओ, नहीं, छोटी लोमड़ी खेलने की आदी है और उसके पंजे की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। सामने की ओर, दूसरा आत्मा कौशल, पाताल लोक के 100 पंजे। छोटी लोमड़ी उत्साह से चिल्लाई। जू झूकिंग को दर्द महसूस हुआ और वह अनजाने में कराह उठा, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। दाई मोबाई, जो लड़ाई देख रही थी, को बिना किसी कारण के महसूस हुआ कि ली हाओ की मार्शल आत्मा में आत्मिक शक्ति की एक मजबूत लहर उसकी ओर आ रही थी। मेरी ओर आ रहा हूं। दाई मोबाई ने तुरंत अपना बचाव किया। बजना सफलतापूर्वक अवरोधित किया गया। दूसरी ओर, जू झूकिंग अभी तक संतुष्ट नहीं लग रहा था और फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था, जैसे कि वह अभी जमा हुआ गुस्सा निकालना चाहता हो। छोटी लोमड़ी ने तुरंत अपने पंजे खोले और अंगूर को पकड़ लिया। रुकने का इशारा करें। जू झूकिंग रुकना नहीं चाहता था। इस समय, ली हाओ ने एक छोटी मकड़ी को बुलाया और जू झूकिंग के पैरों पर चढ़ गया। वे लगभग मूल तक पहुंच रहे हैं। तभी जू झूकिंग रुका।
हा हा हा, मजा आ गया। उद्धरण, ली हाओ मन ही मन बेतहाशा हंसे। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग खत्म करते हैं। ली हाओ ने अपनी मार्शल भावना दूर रखी और जू जुकिंग से कहा। दाई मुबाई बेहद उत्साहित थीं। उन्होंने महसूस किया कि ली हाओ और जू जुकिंग के बीच सहयोग एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया है। चाहे वह आत्मा कौशल रिलीज की सटीकता हो या जू जुकिंग की निष्पादन क्षमता, तभी आप अपेक्षाकृत कुशल स्तर पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद, भाई ली हाओ। हमारे पास ऐसा तुरुप का पत्ता है और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दाई मुबाई ने ली हाओ को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। आहा, नहीं धन्यवाद। मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं और मुझे इन दिनों बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। ली हाओ ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा। जू जूकिंग ने ली हाओ की ओर घूर कर देखा, उसके बाद उसने ठंडी सांस भरी और अपने लंबे पैरों के साथ चला गया। जब दाई मुबाई ने ये देखा तो वह अजीब तरह से मुस्कुराए और तुरंत पीछे चले गए। लव लॉकिंग कैंडीज बेकार नहीं है, लेकिन जू जूकिंग का स्वभाव कुछ हद तक बीबी डोन के समान है। ली हाओ ने धीमी आवाज में कहा और उस सुंदर व्यक्ति को जाते हुए देखा। जब मैंने उसके साथ ऐसा किया तो उसने शिकायत भी नहीं की। हाँ, देखते हैं अगर हम भविष्य में साहसी होंगे तो क्या होगा। इस समय ली हाओ के कमरे के छोटे से कोने में छोटी नाचने वाली लड़कियां दीवार से चिपक गईं और बाहर आ गईं। भाई ली हाओ, मैं आ रहा हूं। क्या आप अभी तक घोड़े की सवारी कर रहे हैं? ली हाओ भ्रमित लग रहे थे। वह कब आई? जुक्विंग, मेरे लिए रुको। क्या हुआ? क्या भाई ली हाओ ने तुम्हारे साथ कुछ किया? दाई मुबाई ने तुरंत पीछा किया। नहीं, कुछ नहीं किया गया। जू जुक्विंग ने बिना पीछे देखे ठंडी प्रतिक्रिया दी। यदि आपका कोई अनुरोध है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उन्हें भाई ली हाओ को बताऊंगा। दाई मुबाई ने तुरंत पीछा किया। नहीं, हाँ। जू जुकिंग अचानक रुक गया और दाई मुबाई की ओर देखने लगा। जाओ और ली हाओ से कहो कि अगर वह आज की तरह प्रशिक्षण जारी रखता है तो किसी और को उसके कमरे में न आने दें। दाई मुबाई तुरंत रुकी और इन शब्दों का ध्यानपूर्वक स्वाद लिया। उसने असमंजस में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कुछ भी नहीं है। यदि आप इसी तरह प्रशिक्षण लेते रहेंगे तो लोगों को चोट पहुंचाना आसान होगा। जू जुकिंग घूमा और चला गया, फिर कभी दाई मुबाई की ओर नहीं देखा। दाई मुबाई ने सोचा कि जू जुकिंग उससे नाराज है और उसने आज ली हाओ से जो कहा वह ली हाओ पर निर्देशित था। चिंता मत करो, जुक्विंग, जब तक मैं सिंहासन पर कब्जा कर लूंगा, मैं तुम्हें एक राजकुमारी के रूप में वह जीवन जीने दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। दोहरे मासिक पास के लिए अंतिम दिन। क्या मैं मासिक पास मांग सकता हूँ? इस अध्याय का अंत। अध्याय 65 भिखारी कहाँ से आया? क्या आप जूजुकिंग को लालच देने की हिम्मत करते हैं? अध्याय 65 भिखारी कहाँ से आया? क्या आप जूजुकिंग को लालच देने की हिम्मत करते हैं? शाही शयन कक्ष के बाहर। डेविस, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि जब तक हम आपको सिंहासन का अधिकार जीतने में मदद करते हैं, मेरे भाइयों को नीदरलैंड सिवेट वंश से 2 को चुनना होगा। मोटे उभार और चेहरे पर बड़ा निशान वाला एक मोटा आदमी मुस्कुराहट के साथ बोला। वह गंदगी और मैल से सना हुआ था, जैसे कि उसने कई महीनों से स्नान नहीं किया हो। जब आप मुस्कुराते हैं तो पीले टाटर से एक ऐसी दुर्गंध निकलती है जो आपको उल्टी करने को मजबूर कर देती है। हाँ, हमें आपका ऊंचा पद नहीं चाहिए, हमें तो बस एक सुंदर स्त्री चाहिए। दूसरे दुबले पतले आदमी ने अपनी मूंछें भींचते हुए कहा। उसका विन्यास ऊपर के आदमी के समान था और उसके पूरे शरीर से किण्वित पसीने की दुर्गंध निकल रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वह लंगड़ा है, उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई है, एक पैर अजीब आकार में मुड़ा हुआ है और वह गंदा भी है। मेरे भाइयों को किसी चीज की जरूरत नहीं है और आपको उन्हें भुगतान न कर पाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों को उस सिवेट बिल्ली की इतनी याद आती है कि वे सो नहीं पाते हैं। डेविस ने दोनों लोगों की ओर देखा, मुस्कुराया और उत्तर दिया। गे बेबी, शे बेबी। बेशक कोई समस्या नहीं है। जब तक मैं सम्राट बन जाता हूँ, हालांकि वह वंश आपके लिए प्रत्यक्ष वंशज नहीं ढूंढ सकता है, फिर भी पार्श्व शाखाओं के साथ कोई समस्या नहीं है। नहीं, हम सीधे रिश्तेदार बनना चाहते हैं। मोटे आदमी जी बेबेई ने इनकार कर दिया। उनका अपना अहंकार था। हे, क्या सिंहासन 2 महिलाओं के लिए नहीं बदला जा सकता? आपका सिंहासन बहुत मूल्यवान नहीं लगता है ना? शी बेबेई ने अपनी नाक उठाए और व्यंग्य से कहा। यह देखकर डेविस थोड़ा शर्मिंदा हुआ और झिझक और सोच में पड़ गया। और इस बार सी बेबेई ने एक सुंदर आकृति देखी। अज्ञात वस्तु जो उसने अभी अभी अपनी नाक से निकाली थी, झटके से मोटे आदमी गे बेबेई के गंजे सिर पर लगी और वह चिल्लाया। चुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे चाहता हूँ। गे बेबेई ने सबसे पहले अपने सिर से गंदगी हटाई, अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उत्साहित दिखी और कांपते हुए पूरे शरीर पर चर्बी के साथ चिल्लाई, मैं भी उसे चाहती हूँ। डेविस की थोड़ी शर्मिंदा अभिव्यक्ति अभी अभी अचानक बहुत शिथिल हो गई। उसने दोनों भाइयों की ओर देखा। हा, यदि आप जीत सकते हैं तो बेशक कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह केवल एक ही है। जी बेबेई और शी बेबेई ने उस आकृति को ऐसे देखा मानो वे किसी मांसाहारी जंगली कुत्ते को देखकर उत्साह से उछलने वाले हों। कोई जरूरत नहीं, यह मेरे 2 भाइयों के लिए काफी है। एक ही काफी है, एक ही काफी है। डेविस मुस्कुराया और आकृति की ओर देखा, बेशक कोई समस्या नहीं। और जिसे 3 लोग घूर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से जू जुकिंग था। वह भी अभी ली हाओ के घर से निकली थी। वह इतनी लज्जित और क्रोधित थी कि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली हाओ आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा। अपनी छोटी लोमड़ी को वहां रहने देना मेरी सीमा से परे है। उसने मकड़ी का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? मूल रूप से उदासीन चेहरा अब थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसमें अभी भी शर्म और गुस्सा अधिक था। उसने महसूस किया कि 2 चमकती आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपनी छाती की जिप बंद कर ली, पीछे मुड़कर देखा और 2 मनहूस आदमी, एक मोटा और एक पतला, उसे घूरते हुए देखा।
उसकी निगाहें उसे ऊपर से नीचे तक देखती रहीं। एक ठंडक ने तुरंत उसके पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब उसने डेविस को उनके बगल में खड़ा देखा तो जू झूकिंग ने उन्हें कातिलाना नजरों से देखा और तेजी से चला गया। जहां तक गे बेई की बात है, शी बेई ऐसे कांप रहा था मानो उसे ऐसी चकाचौंध से कट लग गया हो। आह आह आह, ठीक है, मुझे ये बहुत पसंद है। कृपया मुझे फिर से घूरें, मुझे लात मारें, मेरे ऊपर कदम रखें और मेरे साथ कूड़े जैसा व्यवहार करें। जी बेई और शी बेई और भी अधिक उत्साहित थे। उन्होंने डेविस को जलती आंखों से देखा। डेविस, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। हा, चिंता मत करो, तुम्हें कहना होगा कि मैं किसी और को चुनने में थोड़ा शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं लगता कि समस्या बड़ी है। डेविस ने उस ओर देखा जहां जू झुकिंग ने छोड़ा था और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे, मुझे ठंडे और अहंकारी स्वभाव वाला ऐसा सुंदर लड़का पसंद है। भाई, मुझे भी ये पसंद है। हे, आधे महीने के बाद सिंहासन की दौड़ शुरू होती है। अखाड़ा महल के सामने एक बड़ा खुला स्थान है जिसमें कई मंत्री, स्टार लुओ साम्राज्य के कई रईस और इन सभी की अध्यक्षता करने वाले स्टार लुओ के सम्राट रहते हैं। दोनों मिलकर इस अहम लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय ली हाओ, दाई मोबाई और जू झुकिंग भी रिंग में उतरे। तैयार हो जाओ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ये जीवन और मृत्यु से जुड़ी लड़ाई है। मेरा मानना है कि आपने रिंग में मरने का फैसला कर लिया है, सर्वोच्च पद पर बैठे सम्राट जिंगलुओ ने कहा। इसकी आवाज एक तेज घंटी की तरह थी जो पूरे मैदान में बज रही थी। वह भी अत्यंत बलशाली पुरुष होगा। जू झुकिंग और ली हाओ दाई मोबाई के दोनों किनारों पर खड़े थे। ली हाओ जू झुकिंग को देखकर मुस्कुराए जबकि जू झुकिंग ने उनकी ओर देखा, खर्राटे लिए और दूर हो गए। दाई मोबाई ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसा लगता था कि उसे इसकी आदत हो गई थी और उसका दृढ़ विश्वास था कि उसका भाई ली हाओ बेहद ईमानदार था। आए दिन ली हाओ और जू झुकिंग का प्रशिक्षण हर दिन होता था। हर बार जब ली हाओ ने अपनी आक्रामक दिशा में नई प्रगति की तो उसे जू झुकिंग से दर्द रहित मोटी पिटाई प्राप्त हुई। लेकिन सौभाग्य से रणनीति की प्रगति में हमेशा सुधार हो रहा है। अब जब वह जू झुकिंग के साथ बातचीत करती है तो वह पहले की तरह गुस्से में नहीं दिखती। लेकिन ली हाओ ने देखा कि जब जू झुकिंग ने डेविस द्वारा आमंत्रित 2 विदेशी सहायता को देखा तो उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी। जब वह पहले ली हाओ से लड़ रही थी तब उसका ये रूप नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच उन 2 लोगों को मार डालना चाहती थी। जब ली हाओ ने 2 मोटे आदमियों को देखा तो उसने उनकी बेहद अश्लील और उग्र आंखें देखीं। बस जू झुकिंग को देखता रहा। हा, ये दिलचस्प है। क्या आप भी जू झुकिंग के विचार का समर्थन करते हैं? ली हाओ ने डेविस की ओर देखा। पहले खबर आई थी कि ये दोनों लोग अपनी पत्नी नेदर के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। ये डेविस का निजी निर्णय रहा होगा। ये शुरू हो गया है सिंहासन के लिए लड़ाई का एक और वर्ष। इस समय सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों की आंखें चमक उठीं और उनमें से प्रत्येक ने दोनों राजकुमारों पर बहुत दबाव डाला। प्रत्येक ने बहुत सारे संसाधन समर्पित किए हैं और अब पुरस्कार निकालने का समय आ गया है। यह एक घोड़ा खरीदने जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि डेविस द्वारा बुलाए गए 2 लोग कुछ भी नहीं चाहते थे। वे सिर्फ यूमिंग परिवार में शामिल होना चाहते थे, इसलिए इन 2 लोगों को डेविस का समर्थन करने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर दाई मोबाई को अकादमी से केवल एक साथी मिला। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। मुख्य बात यह है कि वह आदमी कुछ नहीं चाहता। हा, मुझे नहीं पता क्यों। देखने वाले मंत्रियों की राय अलग अलग थी, लेकिन वे सभी ये देखना चाहते थे कि यह मुफ्त विदेशी सहायता कितनी शक्तिशाली है। हा, दाई मोबाई अपनी मार्शल आत्मा को समाप्त करने के लिए चुनने के बाद आप सेवानिवृत्त होने के लिए किसी स्थान पर जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि डेविस ने अपनी ताकत का काफी विस्तार कर लिया है। उन 2 बेबियों की सहायक क्षमताओं को देखने के बाद वह कभी भी इतना आश्वस्त नहीं था जितना अब है। अगर हम पिछली ऑल कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर लीग की बात करें तो उन्हें दाई मोबाई की टीम के साथ ही तांग सैन ने पछाड़ दिया था। तो अब इन 2 लोगों के आशीर्वाद से भले ही टैंग सैन वापस आ गया, फिर भी उसे लगा कि वह लड़ने में सक्षम है। और वह लड़का जो तुम्हारी मंगेतर के साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्या तुम्हें यकीन है कि वह मेरा मुक्का झेल सकता है? जब डेविस ने ली हाओ को इस तरह देखा तो वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आओ, दाई मोबाई ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट जिंगलुओ, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठे थे, इस समय धीरे से बोले। गेम प्रारंभ। इस अध्याय का अंत अध्याय 66 यू शियाओगांग आता है और उसके सिर का ऊपरी हिस्सा हरा होने लगता है। अध्याय 66 यू शियाओगांग आता है और उसके सिर का ऊपरी हिस्सा हरा होने लगता है। यू शियाओगांग, क्या ये दाई मोबाई का निजी मामला है? अगर हम जाएंगे तो क्या हम दूसरों को परेशान नहीं करेंगे? लियू एरिलोंग ने यू शियाओगांग के पीछे खड़े होकर पूछा। चाहे कुछ भी हो, वह हमारे द्वारा पढ़ाया गया छात्र है। इस प्रतियोगिता के कारण पहले ही टीम के सदस्यों का आत्मविश्वास काफी कम हो गया है। अगर हम उन्हें इस बार प्रशिक्षित करने में मदद नहीं कर सकते और फिर से हार जाते हैं तो मुझे डर है। यू जियाओगेंग ने अपना चेहरा प्रकट किया। उन्होंने कहा, शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर आप दाई मोबाई को प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो आपको जल्दी आना होगा। मैंने सुना है कि यह अब शुरू होने वाला है। लियू एरिलोंग ने अप्रसन्न होकर कहा। आखिरकार उसे पता चला कि यू जियाओगेंग वास्तव में मजबूत मुंह का राजा था और वह हमेशा बहुत अधिक बातें करता था। तो चलो जल्दी करो। यू शियाओगेंग ने गति बढ़ा दी। लियू एरिलोंग ने उसकी पीठ की ओर देखा और गहरी आह भरी। आपको ऐसा व्यक्ति क्यों मिला? जियोबू को देखने के लिए वुहुन शहर जाना बेहतर है। शायद आप ली हाओ को भी देख सकें। उद्धरण। उधर खेल शुरू हो चुका है। गे बेई और शी बेई ने आते ही अपनी मार्शल स्पिरिट जारी कर दी।
वे क्रमशः एक दूध की बोतल और ब्रेड का एक टुकड़ा निकले। जी बेबेई चिल्लाया, मेरे पास बदबूदार टोफू की एक बोतल है। मेरे पास बीन दही की एक बोतल है। मेरे पास गर्म सॉस की एक बोतल है। मेरे पास आपके लिए ओरी की एक बोतल है। मेरे पास नींबू के रस की एक बोतल है। मेरे पास मिनट मेड की एक बोतल है। उसके हाथ में अलग अलग रंगों से भरी 6 दूध की बोतलें दिखाई दी। नहीं, तुम्हारी आत्मा दूध की बोतल है। क्या वहां दूध नहीं है? यहां तक कि ली हाओ भी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। इसके अलावा आपके पास डेजा वू की इतनी तीव्र भावना क्यों है? आप भी इसे नहीं पहन सकते थे, है ना? तुम कुछ नहीं जानते। जी बेईबेई का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने वो सारी चीजें डेविस की ओर फेंक दी। इस समय एक अन्य व्यक्ति ने भी आत्मा कौशल जारी करना शुरू कर दिया। पहला आत्मा कौशल, मेरे पास एक छोटा सा बन है। मेरे पास एक बड़ी रोटी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरी 5 रोटियां डेविस की ओर उड़ गईं। डेविस और झू झुयुन ने बोतल से ब्रेड पर सॉस निचोड़ना शुरू कर दिया। आपको दिन में 3 बार भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं लाओ बा का गुप्त बर्गर खाऊंगा। लाओ गनमा, किंड विद बीन दही, बदबूदार टोफू यू, एक और नींबू का रस। आइए इसे करें, भाइयों। उल्टी, अपनी उबकाई पर काबू पाते हुए डेविस ने भोजन समाप्त किया। ये दृश्य बेहद विस्फोटक था, लेकिन असर बहुत अच्छा होता दिख रहा है। वह पवित्र प्रकाश से आच्छादित है और संभवतः उसके पास एक रक्षात्मक ढाल या कुछ और है। वहां मौजूद सभी लोग भी कनखियों से यह नजारा देखते रहे। नहीं, इस मार्शल स्पिरिट द्वारा बनाई गई चीज इतनी घृणित क्यों है? मुझे आशा है कि प्रभाव अधिक हो सकता है। ये बहुत अनैतिक है। डेविस को ऐसी अजीब मार्शल भावना वाला आत्मा गुरु कहाँ मिल सकता है? दूसरी ओर, दाइमोबाई, तुम अभी भी आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? शायद मैं इस लाइनअप से डर गया था। ऐसा नहीं था कि वह डरा हुआ था, बल्कि ली हाओ को डेजावू की तीव्र भावना महसूस हुई थी। वह इस बात से कुछ परिचित था। ये तो बहुत घिनौना है भाई। अब इसे खत्म करो और अपने छोटे छोटे हैमबर्गर बनाना बंद करो। ली हाओ ने मार्शल स्पिरिट जारी करते हुए कहा। स्याही के रंग की विशाल गेंद सीधे फैल गई और रिंग में मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। स्याही के गोले के बाहर मौजूद दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये किस प्रकार की मार्शल भावना है? आज कौन सा दिन है? तीसरी अजीब मार्शल स्पिरिट। दाइमोबाई को इस प्रकार की मार्शल भावना कहां से मिली? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंदर क्या हुआ? सम्राट जिंगलुओ, जो इस समय सिंहासन पर बैठे थे, खड़े होने से खुद को नहीं रोक सके। उसने अपने सामने विशाल स्याही के गोले को देखा और कसकर भौहें सिकोड़ लीं। यह इस प्रकार की मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? डोमेन और उसकी मार्शल स्पिरिट एक दूसरे पर आरोपित हैं। सम्राट जिंगलुओ काली गेंद के माध्यम से अंदर देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख सके। मैं डुलुओ नाम का हूं, फिर भी मैं अंदर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाता? सम्राट जिंगलुओ को गहराई से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से अंदर जाकर देखना चाहता था कि अंदर किस तरह की लड़ाई चल रही है। दरअसल वह खुद अपने किसी भी बेटे को यहां मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। पहले जिन जीवन और मृत्यु की लड़ाई का उल्लेख किया गया है, वे वास्तव में केवल सती शब्द हैं। यह अच्छी बात है कि वह पूरी प्रक्रिया देख रहे थे, और अगर इसे ऐसे ही ढक दिया जाए तो लोग सचमुच अंदर ही मर जाएंगे। यू शियाओगेंग और लियू एरिलोंग पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। चूंकि उनके पास दाइमोबाई के पूर्व संरक्षक के रूप में साख थी, इसलिए उन्हें खेल देखने के लिए तुरंत एक अच्छी सीट मिल गई। ये क्यों शुरू हुआ? यू शियाओगांग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे देर हो गई है। अगर दाइमोबाई हार जाती है तो मुझे डर है कि अगर वह थोड़ी देर बाद आएगा तो वह गर्मी बरकरार नहीं रख पाएगा। लियू एरिलोंग ने काली गेंद को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया। इस चीज में एक परिचित आभा क्यों है? लियू एरिलोंग को वास्तव में गेंद से फायर ड्रैगन, इस उत्परिवर्तित मार्शल स्पिरिट की आभा महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत ही इसे असंभाव्य बताकर खारिज कर दिया। ऐसा लगता है कि बहुत सी मार्शल आत्माएं उसकी तरह उत्परिवर्तित नहीं हुई हैं। गेंद के अंदर ली हाओ की छोटी लोमड़ी झू झूकिंग की गेंद के केंद्र में घुस गई है और खुशी से झू झूकिंग को उन्मत्त रूप से हमला करने के लिए नियंत्रित कर रही है। दाइमोबाई भी ली हाओ के नियंत्रण में है। भले ही वे दोनों इस समय एक दूसरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, फिर भी वे ली हाओ के आदेश के माध्यम से मार्शल सोल फ्यूजन कौशल जारी कर सकते थे। दूसरी ओर, ली हाओ एक तरफ खड़े होकर दोनों बेई को घातक झटका देने के मौके का इंतजार कर रहे थे। भाई, मैं अब और नहीं देख सकता। शी बेई उदास चेहरे के साथ रोई। लेकिन उसके शब्द कहाँ निकल सकते थे? वह तो बस अंधा था, अपनी पूरी ताकत से अपनी ही रोटी खा रहा था। उसने अपने भाई को छूने के लिए अपना लंगड़ा पैर हर जगह खींचा, लेकिन वह उसे छू नहीं सका। भाई, तुम कहाँ हो? भाई, मुझे डर लग रहा है। मैं बचपन से ही अंधेरे से डरता रहा हूँ। जी बेई ने भी बिना पानी के 100% ताज़ा निचोड़ा हुआ नींबू की एक बोतल पकड़ी और इसे जोर से पी लिया, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। अपने भाई की तलाश में चर्बी से भरा अपना शरीर झुलाता हुआ। सौभाग्य से उनके शरीर की बदबू काफी आकर्षक थी और डेविस और झू झुयुन ने उन्हें खोजने के लिए तुरंत बदबू का पीछा किया। अब आगे बढ़ें। तीसरा सोल कौशल, फिर मार्शल सोल फ्यूजन कौशल। छोटे लोमड़ी ने अंगूर पकड़ते हुए प्यार से कहा। आप भी आगे बढ़ें। चौथा सोल कौशल, एक बार जब आप इसका उपयोग कर लें तो मार्शल सोल फ्यूजन कौशल तैयार करें। दाइमोबाई के सिर पर पड़ी छोटी मकड़ी ने भी उसके बाल पकड़ लिए और आदेश दिया। उन दोनों के बीच सहयोग की एक मौन समझ थी, लेकिन वे चारों अभी अभी एक साथ आए थे और दाइमोबाई और झू झूकिंग ने उन्हें अलग कर दिया था। डेविस और झू झुयुन दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए, उठने में असमर्थ हो गए। दाइमोबाई, अब आगे बढ़ो, अपनी पूरी ताकत से प्रतिद्वंद्वी को परास्त करो।
छोटी मकड़ी ने तुरंत आदेश दिया। दाईमुबाई बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। अंधेरे में उसने डेविस से लड़ना शुरू कर दिया, जो अभी अभी उठा था। लेकिन इस समय उसे लगा कि उसके सिर के ऊपर वाली छोटी मकड़ी अब वहां नहीं है। आत्मबल की एक अत्यंत तीव्र लहर उसके सामने से आई। उछाल! छोटी मकड़ी दाईमुबाई के सिर से डेविस के सिर तक कूद गई, पागलपन से आत्मिक शक्ति जमा कर रही थी, और अंत में विस्फोट हो गया। दाईमुबाई, फिर से मारना जारी रखो, उसमें अभी भी ताकत है। दाईमुबाई के सिर पर एक नई छोटी मकड़ी दिखाई दी और आदेश दिया। दाईमुबाई ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और यहां डेविस को मारने के लिए सीधे व्हाइट टाइगर उल्का बौछार पर हमला किया। मिशन पूरा हुआ। ली हाओ ने इस दृश्य को देखा और मुस्कुराए। अब से यू शियाओगेंग और फिर तीसरे भाई की कहानी की लोकप्रियता गिरती जा रही है और मुझे घबराहट महसूस हो रही है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 67 लियू एरिलोंग का जुनून 2 महीने में जमा हो गया। अध्याय 67 लियू एरिलोंग का 3 महीनों में संचित जुनून। विशाल स्याही के गोले के बाहर युद्ध देख रहे सभी मंत्री चर्चा कर रहे थे। क्या तुम्हें इस लड़ाई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मेरा स्तर 78 है, लेकिन मैं कोई विवरण भी नहीं खोज सकता। महामहिम कार्रवाई करते दिख रहे हैं। बोलते समय सभी मंत्रियों ने सम्राट जिंगलुओ की ओर देखा। इस पल में उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने कुछ घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ अपनी युद्ध भावना प्रकट की। डोलुओ स्तर का सफेद बाघ शीर्षक। जैसे ही उसने गहरे स्याही के गोले में कदम रखा, उसने देखा कि स्याही का गोला बुलबुले फूटने की तरह बिखरने लगा। ये है डोलुओ शीर्षक यू जियाओगैंग, जो बहुत दूर नहीं था। जब उसने ये दृश्य देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। वास्तव में शीर्षक डुलुओ को समझने की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं लगता कि सम्राट जिंगलुओ इसे समझने के लिए गए थे। लियू एरिलोंग ने सम्राट जिंगलुओ के चेहरे पर सदमा देखा। सम्राट जिंगलुओ को पता था कि उसने अपनी मार्शल भावना को जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। यह अंदर के उस व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसने स्याही का गोला छोड़ा था। अधिक से अधिक लोगों ने इस पर ध्यान दिया और वे सभी अनुमान लगाने लगे कि अंदर की लड़ाई कितनी दूर तक जा रही है। सभी ने अपना सिर फैलाया और उस स्थान की ओर देखा जहां काली गेंद सिकुड़ी थी। क्या? अचानक अंदर से एक तेज चीख निकली। आखिरकार हर किसी को खेल देखने का कुछ एहसास हुआ। हालांकि इस रोने से उन्हें कुछ बुरा महसूस हुआ। सम्राट जिंगलुओ ने इसे पहचान लिया। यह उनके बड़े बेटे की मंगेतर झू झुयुन की चीख थी। केंद्र तक पहुंचने में केवल 2 कदम लगे। सामने के दृश्य ने ही उसके दिल को दहला दिया। डेविस। सम्राट जिंगलुओ ने डेविस की ओर देखा, जो पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मर गया है। उसके शरीर पर कुछ अस्पष्ट निशानों के अलावा व्हाइट टाइगर मेटियोर शावक के मुट्ठी के निशान भी हैं। दाईमुबाई। सम्राट जिंगलुओ ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ फिर से दाईमुबाई को देखा। खेल मूल रूप से जीवन और मृत्यु का मामला था, लेकिन अब वास्तव में कोई मर गया था और सम्राट जिंगलुओ दुखी हो गए। उसने तुरंत अपनी भावनाओं को सुलझाया और उस राजसी सम्राट के जैसा होना चाहिए। सिंहासन की इस लड़ाई में दाईमुबाई जीत गई। सम्राट जिंगलुओ ने दाईमुबाई की बांह पकड़ ली और उसे ऊंचा उठा दिया। इस समय दाईमुबाई अभी तक अपने विस्मय से बाहर नहीं आई थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। उसने कितने आत्मिक कौशलों का प्रयोग किया? 2 या 3? उसे खुद ये याद नहीं रहता। डेविस, जिसे पहले हराना मुश्किल था, अब मर चुका है। दाईमुबाई का हाथ उनके पिता ने ऊंचा उठाया था। जब उसने फिर से ली हाओ की ओर देखा तो उसकी आंखें थोड़ा भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ली हाओ को कुछ नहीं चाहिए, वह क्या करना चाहता है? उद्धरण। लेकिन इस समय ली हाओ हाथ जोड़कर और चेहरे पर मुस्कान के साथ इस विजयी दृश्य को देख रहा था। उनमें जीतने की कोई खुशी नहीं थी, बस उनका मनोभाव मौज मस्ती वाला था। वैसे भी वह तुम ही थी, दाईमुबाई, जिसने डेविस को मार डाला, और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक सहायक हूं। झू झूकिंग का चेहरा इस समय भी थोड़ा लाल था। लड़ाई के दौरान ली हाओ ने उसे जाने नहीं दिया। बेतरतीब ढंग से चुटकी काटने और खरोंचने के लिए छोटी लोमड़ी का उपयोग करें। लेकिन जब उसने मृत डेविस को देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। दाईमुबाई के पास वास्तव में अकेले डेविस को मारने की ताकत नहीं है और केवल ली हाओ ही ऐसा कर सकता है। क्या डेविस को मारना जरूरी है? किस लिए? उद्धरण। ली हाओ के मुस्कुराते चेहरे को फिर से देखकर झू झुकिंग के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्या यह मेरी वजह से है? नेदरवर्ल्ड परिवार में शादी करने के बारे में पिछली अफवाहों का मतलब था कि डेविस 2 बीबीज के अनुरोध पर सहमत हो गए। उन 2 लोगों की गंदी शक्ल के साथ यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि डेविस ने उनके साथ क्या सौदा किया है। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो झू झुकिंग को केवल ये लगा कि इसकी अधिक संभावना है। उसने ली हाओ की ओर जो देखा वह और भी अधिक स्पष्ट था। सिंहासन का उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। यदि यह मामला है तो जब नया सम्राट सिंहासन पर बैठेगा तो शाही उपपत्नी और नए सम्राट की शादी हो जाएगी। सम्राट जिंगलुओ ने जल्द ही खबर की घोषणा की। इस समय हर कोई चिल्लाया, बधाई हो तीसरे राजकुमार, जिंगलुओ के नए सम्राट। बधाई हो तीसरे राजकुमार, जिंगलुओ के नए सम्राट। बधाई हो तीसरे राजकुमार, जिंगलुओ के नए सम्राट। उद्धरण चिन्ह। चीख पुकार की लहरों के बीच दाईमुबाई का सदमा अभी अभी धुल गया था। उसकी जगह सिंहासन हासिल करने का उत्साह आ गया था। क्या मैं नया सम्राट हूं? दाईमुबाई के मुंह के कोने अनजाने में मुड़ गए। उसने तुरंत झू झुकिंग की ओर देखा, जो धीरे धीरे ली हाओ की दिशा में आगे बढ़ रहा था। जब उसने ये देखा तो उसने उसे पकड़ लिया और कहा, झुकिंग, तुम शाही उपपत्नी हो। हमें शादी करने और पति पत्नी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सम्राट जिंगलुओ की घोषणा और दाईमुबाई के उत्साह से झू झुकिंग के दिल में गुलाबी विचार अचानक बिखर गए।
दाई मोबाई को देखकर जो इतनी उत्साहित थी उसे केवल एक खोखली उत्तेजना महसूस हुई। हाँ, हमें बधाई। जब झू जुकिंग ने ये कहा तो उन्हें किसी कारण से थोड़ा असहज महसूस हुआ। कुछ का गला अनियंत्रित रूप से भर गया। उसने ली हाओ के स्थान की तलाश की, लेकिन उसने देखा कि ली हाओ पहले ही रिंग से बाहर जा रहा था। मेरे दिल में उदासी अनजाने में गहरी हो गई। हा, हम सफल हुए। दाई मोबाई और झू झूकिंग उन मंत्रियों की ओर चलने लगे जो उन्हें बधाई देने आए थे। उन्होंने अपने प्रतिभाशाली पुरुष और खूबसूरत महिला को दिखाने की पूरी कोशिश की। वह अचानक कुत्ते की किस्मत से आए अविश्वसनीय उत्साह का भी आनंद ले रहा था। इस समय ली हाओ पहले ही रिंग से बाहर जा चुके थे। कौन है वो? यू जियाओगेंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि दाई मोबाई जीत सकती है और इसका श्रेय काले कपड़े वाले व्यक्ति को जाना चाहिए। ये परिचित, बहुत परिचित लग रहा है। जब लियू एरिलोंग ने वह आकृति देखी तो उसका दिल अनजाने में हिल गया। जो मुस्कान उसने काफी समय से नहीं फैलाई थी वह अचानक उसके चेहरे पर आ गई और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। बस यहीं अपने छात्र की प्रतीक्षा करें, मैं वहां जाकर देखूंगा। लियू एरिलोंग ने जब ली हाओ को देखा तो वह उत्तेजित होने लगे, जो भीड़ में गिरने ही वाला था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह धूल भरी यात्रा के दौरान खुद को तैयार नहीं कर पाए। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति से मिलने के बारे में सोचा जिसे उसने महीनों से नहीं देखा था, जिस व्यक्ति के बारे में वह दिन रात सोचता था, लियू एरिलोंग को केवल अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। आइए इसके बारे में बात करने से पहले उसे देखें। यू शियाओगेंग थोड़ा भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने देखा कि सोल मास्टर फाइनल के बाद से लियू एरिलोंग मुस्कुराने में असमर्थ था। वह हमेशा व्यस्त दिखता है और उसका पहले का चिड़चिड़ा रूप अब रुकावटें दूर करता दिख रहा है। और आज तुम इतने खुश क्यों हो? इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाता, दाई मोबाई झू झूकिंग के साथ उसके पास आए। शिक्षक, आप भी यहाँ हैं, दाई मोबाई ने चिल्लाकर कहा। दूसरी ओर झू झूकिंग के चेहरे पर बिना किसी भावना के एक ट्रेडमार्क मुस्कान थी और उसने यू शियाओगेंग की ओर सिर हिलाया। बधाई हो, आपने मुझे खुश कर दिया है। यू शियाओगेंग मुस्कुराया और अभी संदेह और उदासी दूर हो गई। उसकी थोड़ी सी झुकी हुई पीठ भी सीधी हो गई, मानो वह अपने आसपास के दर्शकों से कह रहा हो, ये स्टार लुओ साम्राज्य का नया सम्राट है, मेरे छात्र। ये सभी शिक्षक ही हैं जिन्होंने मुझे अच्छा सिखाया। दाई मोबाई भी सहमत हुई। इस अध्याय का अंत। अध्याय 68 लियू दो ड्रैगन। अध्याय 68 लियू एरिलोंग। ओह, बस इतना ही। दाई मोबाई के पीछे एक विशेषज्ञ है। लंबा पाद, मुझे लगता है कि यह वही आदमी है जो अभी अभी चला गया। वह इस गेम को जीतने की कुंजी है। मुझे भी लगता है, क्या आप में से किसी ने उस तरह की स्याही के रंग की गेंद देखी है? वैसे भी, ये पहली बार है जब मैंने अपने जीवन में ऐसी मार्शल स्पिरिट देखी है। सौभाग्य से, दाई मोबाई के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और समय आने पर वे अभी भी हमारे द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। सभी मंत्रियों ने धीमी आवाज में चर्चा की। जहां तक सम्राट जिंगलुओ की बात है, वह दुख सहते हुए डेविस के शरीर को रोके हुए था। यू शियाओगांग और दाई मोबाई ने काफी देर तक बातचीत की। सभी ने तथाकथित सम्राट गुरु की ओर मैं सब कुछ समझता हूं के भाव से देखा और एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। वे सभी जानते थे कि दाई मोबाई की ट्रेनिंग इन दिनों वह युवक ही कर रहा था। टीचर, आप पहले लिविंग रूम में जाकर आराम करें, हम बाद में बात करेंगे। दाई मोबाई को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी आपके शिक्षक एरिलोंग से मिलने जा रहा हूं। यू शियाओगेंग भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। लियू एरिलोंग ने बहुत उत्साह से ली हाओ का अनुसरण किया। उसने ली हाओ की ओर देखा, जो उससे बहुत दूर नहीं था, और स्वाभाविक रूप से उसने देखा कि ली हाओ का शरीर लंबा हो गया था और उसकी प्रोफाइल अधिक सुंदर थी। युवा घास खाने की पिछली भावना और भी मजबूत हो गई। यहां सोचा, लियू एरिलोंग ने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी अभिव्यक्ति समायोजित की। अप्रत्याशित रूप से, इतने कम समय में, एक कोने से गुजरने के बाद ली हाओ गायब हो गया। लियू एरिलोंग ने यह देखा और जल्दी से उसका पीछा किया। कुआं, बस एक कोना। लियू एरिलोंग को ली हाओ ने दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया था। मैं और किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिस्टर एरिलोंग। ली हाओ ने एक हाथ क्षैतिज रूप से लियू एरिलोंग की गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ लिया, जबकि उसकी उंगलियां उसके कंधे तक लटकते काले बालों के साथ खेल रही थीं। विशाल हत्या का हथियार लगभग ली हाओ की छाती तक पहुंच रहा था और एक परिपक्व महिला की गंध उसकी नाक में भर गई थी। लियू एरिलोंग की गर्म सांसें थोड़ी तेज हो गईं, जो ली हाओ के एडम के सेब से लहरों में टकराने लगीं। क्या, दीदी? नहीं दीदी, पहले मुझे जाने दो। जब लियू एरिलोंग ने ली हाओ को उसे बुलाते हुए सुना, तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह उत्सुकता से विनती करने लगा। क्या वह अभी भी बहुत छोटी नहीं है? उसे बहन क्यों नहीं माना जा सकता? और एक सौम्य पड़ोसी बहन होने का गुण एक प्लस है। ली हाओ ने धीरे धीरे लियू एरिलोंग को जाने दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारा। लियू एरिलोंग ने गुनगुनाया, सीधा खड़ा हो गया और फिर ली हाओ की ओर देखा। निश्चित रूप से, वह फिर से सुंदर और अधिक आकर्षक हो गया है। छोटी बच्ची जब इसे देखेगी तो उसे जरूर पसंद आएगी। लियू एरिलोंग ने अपने परिपक्व शरीर को देखा, थोड़ा खुश हुआ कि उसने इसे पहली बार किसी को नहीं सौंपा, लेकिन इस बात का अफसोस भी हुआ कि वह उससे पहले नहीं मिला था। क्या हुआ? सिस्टर एरिलोंग मुझसे मिलना चाहती है। ली हाओ ने उसके हाथ पकड़ लिए और लियू एरिलोंग की आंखों में देखकर उसके बदलावों को देखा। यही तो आपने कहा था। लियू एरिलोंग बहुत देर तक कराहता रहा, कोई और शब्द कहने में असमर्थ रहा। उसे लगा जैसे उसने जो कुछ भी कहा वह अजीब था। अच्छा होगा यदि ली हाओ पहल करें। लेकिन जब लियू एरिलोंग ने अपनी वर्तमान स्थितियों के बारे में सोचा तो उन्होंने चुपचाप आह भरी। आप किस लिए आह भर रहे हैं? वैसे, यू जियाओगेंग कहाँ है? ली हाओ को अचानक उस आदमी का ख्याल आया। वह भी दाई मोबाई से बात कर रहा था। वह शायद बात तक नहीं आएगा।
लियू एरिलोंग ने अभी अभी संपर्क के कारण उत्पन्न उत्तेजना को शांत करने की बहुत कोशिश की। बाद में आना, ली हाओ ने जल्दी से मुख्य शब्दों को समझ लिया और किसी कारण से वह थोड़ा चंचल हो गया। चलो मेरे साथ आओ। ली हाओ उसे अपने आवास पर ले गए। उसके बाद आपको चाय बनाने की वन स्टॉप सेवा प्रदान की जाएगी। सिस्टर एरिलोंग, लियू एरिलोंग की पतली उंगलियां अभी भी चाय के कप को घुमा रही थीं, और जब उन्होंने ली हाओ की चीख सुनी तो उन्होंने अपना सिर उठाया। मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, ली हाओ ने कहा और लियू एरिलोंग की ओर झुक गए। लियू एरिलोंग की उंगलियां सख्त थीं और उसका दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, उच्चतम आवृत्ति पर धड़क रहा था। क्या यह अचानक स्वीकारोक्ति है? उसने अविश्वास से ली हाओ की ओर देखा, मानो वह पुष्टि करना चाहती हो कि ली हाओ ने जो कहा वह सच है या नहीं। ली हाओ ने इसे सीधे पोस्ट करके जवाब दिया। ठीक है। लियू एरिलोंग के पास विरोध करने का बिल्कुल भी समय नहीं था और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। बाद में उन्होंने ली हाओ की कमर को भी कसकर पकड़ लिया। दोनों काफी देर तक कुर्सियों में उलझे रहे। ये बात है। लियू एरिलोंग को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने असमंजस में अपने कॉलर की ओर देखा और एक छोटी सी काली मकड़ी देखी। मार्शल भावना का उपयोग करने का एक छोटा सा तरीका। ली हाओ थोड़ा मुस्कुराए और छोटी मकड़ी को नीचे की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। ये कैसे किया जा सकता है? ऐसा लग रहा था कि लियू एरिलोंग विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ली हाओ के चुंबन को आकर्षित किया। जो अस्वीकृति उसने अभी जगाई थी वह अब गायब हो गई। वह ली हाओ की पहल का भरपूर आनंद ले रही थी। उसने पहल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब तक ली हाओ ने पहल की, उसने कभी मना नहीं किया। भले ही उसे छोटे मोटे मजाक करना पसंद हो, लेकिन यह अस्वीकार्य नहीं है। दो छोटी मकड़ियां सफेद कोमल त्वचा पर लेटी हुई थीं। उनके पेट एक बहुत पतली स्याही के रंग की रेखा से जुड़े हुए हैं। तुम्हें अभी भी एक आधुनिक व्यक्ति बनना है। ली हाओ ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें यकीन हो गया। लियू एरिलोंग इस समय मुस्कुराहट से भरे हुए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतनी सार्थक होगी। उसका नाजुक चेहरा तमतमा गया था। ये सच है। ली हाओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। यह अभी तक आप नहीं हैं। लियू एरिलोंग ने गुर्राया और ली हाओ पर अपनी छोटी सी मुक्के से प्रहार किया। क्या अब तुम ये दो छोटी चीजें बाहर नहीं निकालोगे? उसने दो छोटी मकड़ियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ उलझन के साथ पूछा। यदि आप इसे बाहर नहीं निकालते हैं तो मैं इसे आपके साथ खेलने के लिए छोड़ दूंगा। ली हाओ ने इसकी देखभाल पूरी की और दरवाजे से बाहर चला गया। चलो, यू शियाओगैंग और अन्य लोग शायद लिविंग रूम में हैं, उनसे मिलें। लियू एरिलोंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने कपड़ों में छिपी दो छोटी मकड़ियों को देखा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उठकर उसके पीछे चला गया। बेशक, शिक्षक, आपको अगली शादी में अवश्य आना चाहिए। आपको शिक्षक एरिलोंग को भी अवश्य बुलाना चाहिए। दाइमुबाई इस समय पहले ही लिविंग रूम में आ चुकी थी और उन्होंने वह काम जारी रखा जो उन्होंने और यू शियाओगैंग ने अधूरा छोड़ दिया था। हा, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी छात्रों की शादी की वाइन का आनंद ले सकूंगा। यू शियाओगांग बेहद प्रसन्न हुआ। जू जुक्विंग ने फी की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन जल्द ही चिंतित हो गए। शिक्षक एरिलोंग यहाँ हैं। भाई ली हाओ भी यहाँ हैं। दाइमुबाई ने दो लोगों को दरवाजे की ओर बढ़ते देखा और तुरंत उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। ली हाओ को बेतरतीब ढंग से एक सीट मिली और वह बैठ गया, और लियू एरिलोंग भी ली हाओ से ज्यादा दूर नहीं बैठे। शिक्षक, मैं आपका परिचय करा दूं, ये वह बड़ा भाई है जिसने प्रशिक्षण में हमारा नेतृत्व किया और खेल में एक बड़ी स्याही की गेंद छोड़ी, ली हाओ। दाइमुबाई ने गंभीरतापूर्वक परिचय दिया। जब दाशी ने ली हाओ को देखा तो सिर हिलाया, जाहिर तौर पर यह नहीं पहचाना कि वह वुन पैलेस से था। आखिरकार, परिवर्तन काफी बड़े हैं। ली हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, चंचलता से मुस्कुराया और लगभग अदृश्य स्याही के रंग का रेशम का धागा खींच लिया। छोटी मकड़ी ने इसे एकत्र किया। लियू एरिलोंग इतना उत्तेजित हो गया कि वह लगभग चिल्ला उठा। उसने ली हाओ की ओर ऐसे देखा जैसे विनती कर रही हो। ली हाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दाशी की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 69 गंदा मोटा आदमी, लंगड़ा और पतला आदमी, सुंदर लड़की, तत्व सतर्क। अध्याय 69 गंदा मोटा आदमी, लंगड़ा और पतला आदमी, सुंदर लड़की, तत्व सतर्क। स्टार लुओ एम्पायर पैलेस एक अटारी में तड़क गया। एक जोरदार थप्पड़ जू जुयुन के चेहरे पर लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसे चक्कर आ रहा था और वह लगभग खड़ा होना चाहती थी, लेकिन ताकत की कमी के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ थी। काला पतला कोट धूल से सना हुआ था और उसकी बेहद आकर्षक आकृति जमीन पर बेतरतीब ढंग से रखी हुई थी। इस समय जो भी आएगा उसे गर्मागर्म नाश्ता मिल सकता है। कचरा, क्या आपको लगता है कि अगर डेविस मर गया तो आपका जीवन अच्छा रहेगा? सम्राट जिंगलुओ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने जू जुयुन को घूर कर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ा और उसे जलाकर मार डाला। तुम क्यों नहीं मरे? डेविस के मरने के बाद तुम क्यों नहीं मरे? सम्राट जिंगलुओ ने हाल ही में अपने सबसे बड़े बेटे का शव व्यक्तिगत रूप से एकत्र किया था और अब मामले को निपटाने का समय आ गया था। जू जुयुन को खड़े होने की ताकत आने में काफी समय लगा। नाक से खून स्लुइस गेट की तरह बह रहा था और खून का रंग सफेद चेहरे पर बेहद चमकीला था। उसने खून को अपने जूतों के ऊपरी हिस्से और जमीन पर टपकने दिया। उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह बेकार था। डेविस मर चुका है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह बड़बोलापन है। और आप? सम्राट जिंगलुओ ने मोटे आदमी गेबेई को लात मारी और उसे दीवार पर जोर से दे मारा। एक मुक्के से पतले आदमी शिबेई को बार बार नीचे गिराया गया। उनका बल अपेक्षाकृत नियंत्रित था और दोनों बच्चे बेहोश नहीं हुए। इसके बजाय पेइपियन पीछे भागा और सम्राट जिंगलुओ के सामने झुक गया। हम गलत थे। हमने प्रिंस डेविस की रक्षा नहीं की।
हम गलत थे, हम गलत थे। सम्राट जिंगलुओ ने ठिठुरते हुए कहा और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। हालांकि वे गलती पर थे, फिर भी वे विदेशी सहायता की तलाश में थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झू झुयुन, वह सबसे अभिशप्त है। क्या आप अपनी पत्नी के यूमिंग परिवार में शामिल होना चाहते हैं? सम्राट जिंगलुओ शांत हो गए, गहरी सांस ली, उनकी ओर देखा और हल्के से कहा, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वे दोनों तुरंत फिर से बोले, तुम हिम्मत मत करो। मुझे आपसे पूछना है, क्या आपने पहले ऐसा सोचा था? सम्राट जिंगलुओ ने फिर पूछा। हाँ, जी बेईबेई ने निगल लिया और ध्यान से कहा, उसने स्वेच्छा से तुमसे शादी की है। नए सम्राट की शादी से ठीक पहले शादी की व्यवस्था करने के लिए समय निकालें। सम्राट जिंगलुओ ने झू झुयुन की ओर इशारा किया, लापरवाही से कुछ कहा और फिर अटारी से बाहर चला गया। शेष 3 लोगों में से झू झुयुन ने अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा आदेश सुनकर बाकी दोनों लोग बहुत खुश हुए। अभी अभी मुझे जो मार पड़ी वह कुछ भी नहीं लग रही थी। गे बेईबेई ने अपना बड़ा पेट ढंक लिया और शी बेईबेई को आश्चर्य से देखा। उन दोनों ने झू झुयुन की ओर देखा जो एक ही समय में रो रही थी। वे सब खड़े हो गए और चल दिए। झू 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 झुयुन, रो मत। गे बेईबेई की गंदगी से भरी मोटी उंगलियां झू झुयुन के कंधे को छू गईं। मेरी भाभी पत्नी रोई, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे सांत्वना देना चाहती थी। बाहर निकलो। झू झुयुन की मार्शल स्पिरिट तुरंत रिलीज हो गई और उसने अपने पंजे काट दिए। और मोटे लोग बहुत मांसल होते हैं। वह अत्यधिक मोटी चर्बी रबर जितनी मजबूत होती है। इस खरोंच से उसके कपड़े ही फट गए और कीचड़ से भरी उसकी नाभि उजागर हो गई। ओह, इस पर अभी भी कुछ विरल बाल हैं। इस डांट फटकार और पकड़ पकड़ से मोटे आदमी और लंगड़े आदमी को कोई नाराजगी नहीं हुई। इसके विपरीत उन्हें लगा कि उन्हें कोई खजाना मिल गया है। एक और ठंडा और अभिमानी भूत से वेट। गे बेईबेई ने उस स्थान को कवर किया जहां उसे अभी पकड़ा गया था। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। सी बेईबेई ने उस स्थिति को बड़ी ईर्ष्या से देखा जहां गे बेईबेई को पकड़ लिया गया था। फिर उसने झू झुयुन की ओर भी अपने पंजे बढ़ा दिए। वह भी पुरस्कृत होना चाहता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि घर के बाहर से एक खंजर उड़कर सीधे उसके हाथ में घुस जाएगा। शी बेईबेई ने चिल्लाकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई छुपकर हमला करेगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और झू झुयुन जैसी एक महिला को दरवाजे से अंदर आते देखा। ये वह व्यक्ति भी था जिससे उन्हें पहले प्यार हो गया था, झू झुक्विंग। हालांकि वह इस समय पहले से ही राजकुमारी थी। उन्हें कुछ भी पता चलने की हिम्मत नहीं हुई। चले जाओ, झू झुक्विंग ने सरलता से कहा और सीधे झू झुयुन के पास चला गया। गे बेईबेई और शी बेईबेई की कुछ और करने की हिम्मत कैसे हुई? वे दोनों जल्दी से अटारी से बाहर भागे, लेकिन वे ये कहना नहीं भूले, वह हमारी पत्नी है, कृपया सावधान रहें। जब झू झुकिंग ने 2 लोगों की बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। हा, बधाई हो राजकुमारी। झू झुयुन ने अपने चेहरे पर खून पोंछा और मजाक में कहा, तुम्हें क्या करना चाहिए? झू झुक्विंग को कुछ समय तक पता नहीं था कि क्या करना है। किसी देश का राजा जो कहता है उसका और क्या किया जा सकता है। मेरे पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू झुक्विंग काफी देर तक चुप रहे। मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती। झू झुकिंग ने जो कहा उसे सुनकर झू झुयुन अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन फिर उसने भौहें चढ़ाईं। क्या आप हर दिन सिर्फ जीतने के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं? और आपने कहा था कि आप राजकुमारी नहीं बनना चाहती। क्या आप हर दिन सिर्फ जीतने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं? झू झुकिंग ने अपने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए कहा। इस ठंडे चेहरे पर ऐसा भाव देखना दुर्लभ है। लेकिन झू झुयुन को पता था कि झू झुकिंग ने जो कहा वह सच था। वह जल्द ही समझ गई कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा। और झू झुकिंग ने कहा, भले ही आप वास्तव में उनकी बात माने और उनसे शादी करें, उनके पिता शायद आपको जाने नहीं देंगे। दौड़ना। झू झुकिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह चले गए। और झू झुयुन ने भी इसका पता लगा लिया, खुद को सुलझा लिया और छोटी अटारी छोड़ दी। लिविंग रूम में रहो। लियू एरिलोंग की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने हल्के से अपने होंठ काटे और दोष के भाव से ली हाओ की ओर देखा। ली हाओ ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह ध्यान देंगे। इस समय यू शियाओगैंग ने आखिरकार लियू एरिलोंग और ली हाओ के बीच अजीब रिश्ता देखा। क्या हो रहा है? एरिलोंग उस दिशा में देखता रहता है, यू शियाओगांग ने मन में सोचा। वह दिशा स्वाभाविक रूप से ली हाओ की थी और कौन सी चीज उसे ली हाओ की ओर आकर्षित कर सकती थी? हम सुंदर, लंबे, युवा और सक्षम होने के अलावा कुछ और नहीं लगता है ना? यू जियाओगैंग ने इसे गुप्त रूप से लिखा था। इस समय झू झुकिंग, जो अभी अभी यात्रा के लिए बाहर गया था, वापस आ गया। उसने ली हाओ की दिशा में देखा और वापस अपनी मूल स्थिति में बैठ गई। उपस्थित सभी लोग फिर से बातचीत करने लगे। हाँ, लियू एरिलोंग अचानक मदद नहीं कर सकी लेकिन करा उठी, हल्की सी भौहें चढ़ गईं और उनका चेहरा लाल हो गया। माफ करें, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। लियू एरिलोंग ऐसे चला गया जैसे भाग रहा हो। और ली हाओ ने भी अपना शरीर फैलाया, अब और बात नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। पलक झपकते ही वे दोनों चले गए, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बात सिर्फ इतनी है कि यू शियाओगैंग का संदेह गहरा गया है। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसे किसी भयानक चीज की गंध आ रही है, लेकिन वह अभी तक निश्चित नहीं था। मैं भी बाहर जा रहा हूँ। झू झुकिंग बस बैठ गया और फिर उठ गया। वह खड़ी हुई और उस दिशा में चल दी जहां से ली हाओ अभी निकला था। घटनास्थल पर माहौल आखिरकार बदल गया और दाई मुबाई और मास्टर और प्रशिक्षु यू शियाओगैंग ने पिछले विषय को जारी रखा। शादी के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। झू झुकिंग ने ली हाओ को पकड़ने के बाद बिना किसी स्याही के बात की।
क्या आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं? ली हाओ ने लियू एरिलोंग की ओर देखा जो एक कमरे में चला गया। उसने जल्दी से उसका पीछा नहीं किया, बल्कि जू झुकिंग की ओर देखा। मेरी बहन को स्टार लुओ साम्राज्य से भागने में मदद करें। इस अध्याय का अंत। अध्याय 70 व्यभिचारी पति यू शियाओगेंग, शक्तिशाली आत्मक क्षमता। अध्याय 70 व्यभिचारी पति यू शियाओगेंग, शक्तिशाली आत्मक क्षमता। जू झुकिंग ने ली हाओ को जू झुयुन के बारे में बताया। ली हाओ को भी ये बहुत दिलचस्प लगा। वे दो भिखारी कितने भाग्यशाली हैं। ली हाओ भी उनकी बुरी किस्मत पर आश्चर्यचकित थे। मेरी बहन, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे परिवार और देश से लड़ने की ताकत मुझ में कैसे हो सकती है? ली हाओ ने कहा और अपना हाथ हिलाया। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी बहन है, मैं उसकी मदद करूंगा। क्या होगा यदि यह मैं हूं? जू झुकिंग ने अपनी मुट्ठियां बंद की और पूछा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप राजकुमारी नहीं हैं? आपको इस तरह का अनुभव नहीं होगा। मैं दाई मुबाई से शादी नहीं करना चाहती। मैं शाही उपपत्नी नहीं बनना चाहती। जू झुकिंग ने बिना किसी रोक टोक के यह बात कही, लेकिन ली हाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने भी यह सुना और तुरंत कुछ न जानने का नाटक किया और तेजी से निकल गए। उद्धरण चिन्ह। ली हाओ अचानक अव्यवस्थित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू झुकिंग इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसे शब्द कहेंगी। इस स्थिति के बावजूद दाई मुबाई उनकी बात नहीं सुन सकी। बात सिर्फ इतनी है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बात के शब्द उसके कानों पर पड़ेंगे। मैं तुम्हारे और जियोबू के बारे में जानता हूं। मैंने इसे उस दिन देखा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जियोबू आपके सामने ऐसा होगा। जू झुकिंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए कहा। लेकिन अगर मुझे ये पता है, तब भी मैं हर दिन आपके पास आने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। भले ही आप हमेशा अपनी छोटी मकड़ी और छोटी लोमड़ी को मेरे आसपास रखना पसंद करते हो, मुझे अब भी इसकी आदत है और मैं अब भी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशिक्षण में हर दिन मैं आपका साथ पाने के लिए उत्सुक हूं। जू झुकिंग ने अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं दबाई और उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब छोड़ दिया है। ली हाओ ने हाथ फैलाए और कहा, ठीक है, तुम महान हो। तुम्हारी बहन कब भागेगी? और वे दोनों लोग कहाँ रहते हैं? मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ। जू झुकिंग ने आह भरते हुए कहा, आप पहले शिक्षक लियू एरिलोंग को खोजें। मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। इतना कहने के बाद वह वापस लिविंग रूम में चला गया। ली हाओ ने गहरी सांस ली और आह भरी कि यह वास्तव में जू झुकिंग था। उसने ये भी देखा कि उसके और लियू एरिलोंग के बीच क्या हुआ था। फिर क्या करना है? उसके पास वास्तव में एक योजना थी। ये वही था जो जू झुकिंग ने कहा था। जिन चीजों की ली हाओ ने पहले योजना बनाई थी, उन्हें फिर से बदलना चाहिए था। पागल, अब गति बढ़ाने का समय आ गया है। ये सोचते हुए ली हाओ लियू एरिलोंग की दिशा में दौड़े। यू शियाओगेंग और दाई मुबाई ने बदबूदार और लंबी गाय को उड़ा दिया। इस समय लियू एरिलोंग वापस आए। उसके चेहरे पर थोड़ी लाली थी, हालांकि उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन मेरे चेहरे पर वसंत की हवा इतनी जल्दी कहां लुप्त हो गई? यू शियाओगेंग ने लियू एरिलोंग को कभी इस तरह नहीं देखा था, जैसे लंबे सूखे के कारण अचानक भारी बारिश हुई हो। वह पूछना चाहते थे, लेकिन यहाँ अपने शिष्य दाई मुबाई को देखकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बाद दाई मुबाई ने उनके रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था की। गुरुजी, आप इन दिनों यहीं रह सकते हैं। दाई मुबाई ने यू शियाओगांग के लिए एक कमरा ढूंढा और चली गई। एलोंग, क्या ली हाओ ने आज तुमसे कुछ कहा? यू जियाओगेंग ने अस्थायी रूप से पूछा। नहीं, लियू एरिलोंग पूरी तरह से अपनी पिछली शक्ल में लौट आए थे। तो फिर हमें अलग कमरे में क्यों सोना पड़ेगा? यू जियाओगांग हैरान था। बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह पंक्ति। यू शियाओगेंग को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर हल्का हरा हो गया है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है ना? क्या उस आदमी ली हाओ को परेशानी पैदा करने के लिए युवा लड़कियों की तलाश नहीं करनी चाहिए? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे थोड़ा घबराहट महसूस हो रही है। संध्या। जैसे ही यू शियाओगेंग लेटा, उसके दिल में कुछ अलग भावनाएं आईं। वह नहीं जानता था कि यह श्रवण संबंधी मतिभ्रम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे लियू एरिलोंग की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बस सो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी यू शियाओगेंग अभी भी विशाल अतिथि कक्ष में करवटें बदल रहा था। एक के बाद एक बेचैनी का हल्का सा एहसास मुझ पर हावी होने लगा। अब और सहन नहीं होता, जाकर देखो। वह चलते चलते तुरंत खड़ा हो गया। बात बस इतनी है कि वह पहली बार लियू एरिलोंग के कमरे में नहीं गया। इसके बजाय उसे ली हाओ का कमरा मिला। यह क्षेत्र अतिथि कक्षों से भरा है, इसलिए ली हाओ का निवास ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार ली हाओ का कमरा बंद और शांत था, जिससे वह दरवाजे की आवाज सुन रहा एक मनहूस आदमी बेहद शर्मिंदा हुआ। सौभाग्य से किसी ने इसे नहीं देखा, अन्यथा वह इस जीवन में अपना प्रसिद्ध नाम कहाँ रखता। क्या तुम्हें नींद आ गई? जाओ और एरिलोंग की जगह देखो। यू शियाओगांग ने अपने अनुमान को सत्यापित करना जारी रखा। लियू एरिलोंग, जो 3 महीनों में इतने दिल से नहीं मुस्कुराया था, जब उसने ली हाओ को देखा तो वह इस तरह क्यों मुस्कुराया? जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई मिलने से पहले सच्चाई और सत्यापन के लिए दबाव डालने की उनकी मानसिकता किसी विदूषक से कम नहीं थी। लेकिन जब उसने सच्चाई देखी तो उसने खुद को मूर्ख कहना चाहा। मैंने केवल लियू एरिलोंग के कमरे में एक छोटी सी दरार देखी। जानबूझकर रखे जाने का संदेह। लियू एरिलोंग के कमरे में इस समय वास्तव में 2 लोग थे। लियू एरिलोंग ने ली हाओ को ऐसी मुद्रा में पकड़ रखा था जिसे यू शियाओगेंग स्वीकार नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि वह ली हाओ को अंदर ही डुबा देना चाहती थी।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को दुखी करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह एक युवा लड़की की तरह लग रही थी जिसने अपने दीर्घकालिक प्रेमी के साथ प्यार किया था, फिर से एक की तरह। दूसरी ओर ली हाओ हर चीज का आसानी से सामना करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। यू शियाओगेंग चिल्लाया नहीं, उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया। मेरा दिमाग फटने वाला है। सब कुछ अपने सामने देखकर उसके मन में उसकी बहुत दिनों से खोई हुई यादें फिर से उभर आईं। ऐसा लगता है कि जब वह छोटा था तो कोई औरत थी जो उसे इस हद तक प्यार कर सकती थी। हालांकि उन्होंने ये काम उनके लिए नहीं किए, लेकिन उनका मानना है कि जब तक उनका साथ अच्छा रहेगा और बाद में कोई समस्या नहीं होगी, वह निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगी। अभी उनके सामने लियू एरिलोंग उनकी आध्यात्मिक पत्नी है और उनके रिश्ते ने कभी भी उस सीमा को पार नहीं किया है, क्योंकि उनका रिश्ता अब भी वही खूनी चचेरे भाई का रिश्ता है। उसने सोचा कि वे इसे इस तरह कायम रख सकते हैं, लेकिन अब वास्तव में उसकी आध्यात्मिक पत्नी, वह उस व्यक्ति को परेशान करने से थोड़ा डर भी रहा था, क्योंकि हर कोई जानता है कि वास्तव में डेविस को दिन में किसने मारा था। अगर उसने उस व्यक्ति को परेशान किया और गुस्सा किया तो क्या नहीं। उसकी सुअर जैसी मार्शल भावना को देखते हुए यू शियाओगेंग केवल अपना सिर ढक सका और खून से लथपथ आंखों से पढ़ना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है, एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। यू जियाओगेंग अचानक चौंक गया। उन्होंने अब तक देखा है और पाया है कि लियू एरिलोंग अभी तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंचे हैं। क्या होगा अगर यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था? लियू एरिलोंग उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता है जो उससे 2 बार मिलने के बाद ही उसे सौंप देगा? कोई निर्णायक मोड़ अवश्य होगा। शायद किसी शारीरिक दोष के कारण उस लड़के में इतनी बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास इस प्रकार का दोष है तो आपको इसे अस्थायी रूप से राहत देने के लिए स्तन का दूध पीना होगा, अन्यथा आप मर जाएंगे। और लियू एरिलोंग एक शिक्षक के रूप में ऐसी प्रतिभा को नष्ट होते नहीं देख सकते, इसलिए वह मदद करने को तैयार हैं। यह इसे समझाता है। ऐसे लक्षण हैं। मैं भीगने के लायक हूँ। मैं सिद्धांत में वास्तव में अच्छा हूँ। इस अध्याय का अंत।